आंखें बड़ी नहीं होती हैं काजल लगाने से। सेकंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है जो कहते हैं कि माँ का दूध पहले 3 दिन का अच्छा नहीं होता बेबीज के लिए। एनिमल मिल्क एक्सपोजर फर्स्ट ईयर में हम नहीं देते। नहीं, ठीक है। शुगर्स, हनी, ये दोनों चीज़ें आपको स्ट्रांगली अवॉइड करनी है फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन का मोस्ट कॉमन रीजन इज हाई स्क्रीन टाइम। अनकुक्ड रॉ सैलेड आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं उन डॉक्टर से भी कहना चाहूँगा ये चीज़ कि जिनको लगता है कि एंटीबायोटिक से कोई मैजिक हो जाएगा जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या बेस्ट उम्र होगा माँ बनने का? टफ क्वेश्चन है आपका। कल एक और ट्रेंड हो गया है, बच्चे को 24 आवर डायपर्स पहना के रखें। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, तो ये कितना नुकसानदायक है? डीवॉर्मिंग कब करनी चाहिए किसी पेरेंट को? जिस माँ का दूध नहीं होता वो क्या खिलाए बच्चों को? कौन सा वैक्सीनेशन बच्चे के लिए अच्छा है या सिर्फ पैसे का खेल है सिर्फ? डॉक्टर साहब, घर में 2 बच्चे हैं, एक 8 से 10 साल का और एक से 5 साल का। हमारे घर में एक मेडिकल किट है, हम कौन सी 5 दवाइयाँ रखें? एडिक्शन हो गया बच्चों को आजकल, मैं देखता हूँ एनर्जी ड्रिंक्स का। वो कितनी डेंजरस है? बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चे को खाना खिलाना है, मोबाइल दे दो। इवन बच्चे को सुलाना भी है तो थोड़ी देर मोबाइल दे दो। क्या ये स्क्रीन टाइम बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, आज हम बात करेंगे जो अब तक हमने कोई पॉडकास्ट किया नहीं जिस सब्जेक्ट पर, बच्चों के सब्जेक्ट पर। चाहे वो न्यू इन्फेंट हो, छोटे न्यूबॉर्न बेबी हो, या थोड़े उससे बड़े हों, या टीनेज के बच्चे हों। जो भी माँ बाप हैं नए, उनके लिए बड़ी समस्याएं रहती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत थॉट्स आते हैं दिमाग में। कई बच्चा बीमार हो गया तो उसको क्या दवा दें, वैक्सीनेशन होना है तो कौन सा वैक्सीनेशन लगवाएं, क्या गलतियां कर रहे हैं लोग पेरेंटिंग में बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कैसे पालना चाहिए। आप भी एक पेरेंट है, एक बेटी है, मैं छोटी भी पेरेंट्स हूँ। मेरी 1 साल की बेटी है, छोटी हाँ, है, तो तो आपको पता ही है। और माँ और बाप जो होते हैं ना, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं जब बच्चा घर में छोटा होता है। तो आज इसी पे बात करना है कि बहुत सारे मिथ भी हैं, अगर आपको भी पता होगा। बिल्कुल। कि पुराने मिथ बहुत सारे चले आ रहे हैं कि आप हींग पिला दीजिए तो आप शहद चटा दीजिए, आप खजूर खिला दीजिए। तो आज इन मिथ पे भी शायद हम बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब हम इस पे भी बात करेंगे, काजल लगाएं कि नहीं लगाएं, हाँ, मसाज करें कि नहीं करें। बिल्कुल। जो भी मिथ हैं, जो भी बच्चों के पेरेंटिंग को लेके कि कैसे पेरेंट एक अच्छा पेरेंट बन पाए, आज उस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर अंकुर सेठी हैं आज। ये नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल है, उसके एचओडी हैं, जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम शुरुआत करते हैं सर। आजकल जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे अभिषेक के भी, उनके लिए कोई बहुत जो कुछ एक वर्ड जो कि सबसे ज़रूरी काम होता है पहला बच्चे के लिए, वो क्या कहना चाहेंगे? कुछ है पैसे? मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं सब पेरेंट्स को कहता हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, एक होम बेस्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ केयर से अच्छा कोई केयरिंग मेथड नहीं होता है। ओके। हर घर का एक खाने का अपना ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशनल फूड जिसको हम कहते हैं। हर घर का वो खाना पीना डिफरेंट होता है। हर घर में हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अगर एक उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में हो तो वो बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा करते हैं, बीमार कम पड़ते हैं और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत अच्छा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बच्चों की बॉडीज़ हैं, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, नेशनल न्यूनेटोलॉजी फोरम है, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस डिज़ाइन करी हैं। सो ये सारी गाइडलाइंस एक रिसर्च बेस्ड गाइडलाइंस होती हैं, जिसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कहते हैं,
जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि भाई आपको बच्चे को इस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए, ये चीज़ें खिलानी चाहिए, ये चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में इस तरह से अपब्रिंगिंग का स्टाइल होना चाहिए। बट इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए ये कहना चाहूँगा कि एक आम सब लोग समझ पाएँ कि आपके जो घर का ट्रेडिशनल केयर सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा सवाल बहुत साधारण सा है, टॉप 5 मिथ्स क्या है पेरेंटिंग का? ओके, सो जैसे आप पहले बोल भी रहे थे मिथ्स के बारे में, तो मैं कुछ पॉपुलर मिथ्स जो मेरे पास आते हैं वो आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो एक आपने काजल के बारे में कहा कि जो बच्चा पैदा होता है उसको नज़र ना लगे या उसकी आंखें बड़ी सुंदर हों, बड़ी होती या उसकी आंखें बड़ी हों, तो उसके लिए हम काजल लगाते हैं। सो काजल लगाना एक ट्रेडिशन है जो काफ़ी सालों से चला आता है। पहले काजल घर में बनते थे, अभी आर्टिफिशियली क्रिएट होते हैं, बाज़ार में मिलते हैं। बट काजल लगाना इज़ ओके, लेकिन अगर आप काजल का टीका लगा दें, काजल को आँख के इस तरफ लगाएं तो सो अगर हम काजल को अंदर की तरफ लगाते हैं, ये नाक वाले आँख की तरफ, तो एक डक्ट होती है जिसको हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, जिससे कि बच्चे को आँख में बार बार पानी आता है, आँख में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इस वजह से हम इन जनरल काजल को लगाने के इनिशियली फर्स्ट ईयर में मना करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर हम कहते हैं कि भाई एक बार जब तक बच्चे की आँख और उसके अंदर के ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप ना हो जाए, आप इसको अवॉइड करो। बट हर ट्रेडिशन के कुछ इमोशंस होते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। ये सालों से चले आ रहे हैं, मैंने भी लगाया होगा, इन्होंने भी लगाया होगा हमारे यहाँ तो और हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, आप जहाँ मना कर रहे हैं वही लगाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, हम उस ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं लगाओ, आप टीका लगा लो, आप यहाँ आँख के इस तरफ काजल लगा लो, आप आँख के नीचे काजल लगा लो। आंखें बड़ी नहीं होती, आँखें बड़ी नहीं होती हैं काजल लगाने से। हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन में बाकायदा बुआ जो होती है, हाँ, तो वो बच्चों को काजल लगाती है, एक रस्म होती है yes, जिसको yes, I लगाते know। हैं और तो एक छठी की रस्म बड़ी पॉपुलर हाँ, रस्म है छठी यहाँ की, पे, हाँ। जिसके अंदर सब काजल लगाते हैं और हम बड़ा स्पेसिफिकली उनको जब डिस्चार्ज करते हैं बेबीज को बोलते हैं कि भाई काजल नहीं लगाना है। तो इन जनरल अगर हम नहीं कहते हैं तो शायद थोड़ा सा काजल लग जाता है। हाँ, लग जाता है। अगर आप हमारे घर में कह दें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादी या कोई नानी है या कोई मदर भी इवन मेरी है, आप उनसे कहते हैं कि बच्चों को काजल नहीं लगाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है, तो आपके ऊपर भड़क जाएंगे। बिल्कुल भड़क जाएंगे, बिल्कुल भड़क जाएंगे। क्या ये जाहिल पने की बात कर रहे हो? तुम्हारे लगा, तुम्हारे बच्चों को लगा, तुम्हारे पापा के किसी को तो कुछ नहीं हुआ, सबकी आंखें अच्छी हैं, सब अच्छे, तुमसे अच्छी हैं, तुमसे अच्छे हेल्थ है उनके, बोलते हैं लोग। यही मिथ को, इमोशंस को ध्यान रखते हुए हम इसको थोड़ा इस तरह से प्रमोट करते हैं। सेकंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है जो कहते हैं कि माँ का दूध पहले 3 दिन का अच्छा नहीं होता बेबीज के लिए, नहीं पिलाना चाहिए, गाढ़ा दूध होता है, बहुत मिथ होते हैं। जबकि पहले 3 दिन का माँ का जो दूध होता है वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट हम उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर बड़ा हाई प्रोटीन होता है, हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे बच्चे बीमारियों से बचे रहते हैं। तो हमारा हमेशा ये कहना होता है कि भी जैसे ही बच्चा पैदा होता है, एज सून एज पॉसिबल उसको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा दो, कि उसको माँ के स्तन पे जल्दी से लगा दो कि जल्दी से स्तनपान शुरू हो जाए और बच्चे को ये पहले 3 दिन का दूध ज़रूर मिले। अच्छा, तो इस मिथ के लिए भी हम लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत फाइट करना पड़ता है। तो जो बिल्कुल रीसेंट गाइडलाइंस अब जो आई है कि हम जैसे ही बच्चा बाहर डिलीवर होता है और हम वो प्लासेंटा से कॉर्ड कट करते हैं, हम बेबी को डिलीवर करा के मदर के पेट के ऊपर रख देते हैं इमीडिएटली। हम बेबी को मदर के पेट के ऊपर ही डिलीवर करवाते हैं। अच्छा, हम वार्मर में नहीं लेके जाते हैं बेबी को। ठीक है, वहीं पे कवर करके बेबी को क्लीन करके, अगर हमें लगता है बेबी ठीक है, हम उसी टाइम मदर को बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा सकते हैं। ठीक है। सो उससे मदर और बेबी का एक बड़ा अच्छा इमोशनल बॉन्ड भी इस्टेब्लिश होता है। ये चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत लार्ज स्केल पे रिसर्च हो चुकी है, इतना सारा एविडेंस है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसके लिए कि जिसमें बच्चे को इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डॉक्यूमेंटेड हैं इसके ऊपर। ठीक है। थर्ड मिथ जिसकी मैं बात करता हूँ कि एक और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि शहद, जी आपने बात करी थी शहद चटाने का, कि बच्चा जीभ पर शहद से लिखते बच्चा भी हैं। पैदा होते हम उसको घुट्टी देंगे, हम उसको शहद चटाएंगे, उसकी जीभ पे शहद रखेंगे। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, पहला साल, हम लोग शहद को बहुत स्ट्रांगली मना करते हैं
पहले साल, पहले साल में। ठीक है। शहद की वजह से हमने काफ़ी एक इन्फेक्शन देखा है जो बड़ा डेडली इन्फेक्शन होता है, इसमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एक बैक्टीरिया होता है जिसका इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और उससे क्या होता है? उससे बड़ा ख़राब डायरिया होता है एंड कभी कभी बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ सकती है सर। तो हम लोग शहद को बड़ा स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको कही। फिर आपने मुझे मसाज का बताया शायद एक बार कि भाई वो तो हमारे यहाँ मतलब 5 टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मसाज का जो पर्पस होता है बेबी के लिए, एक मसाज के ऊपर बड़ी रिसर्चेज हुई हैं, बट हर जगह से इस चीज़ को थोड़ा सा ओवर इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा जेंटल मसाज कि बेबी को बिल्कुल आपने ऑयल अप्लाई करना है बड़ा जेंटली। कौन सा ऑयल? हम लोग बेबी ऑयल से रेकमेंड करते हैं, नहीं तो जैसे कुछ ऑलिव ऑयल्स हैं या कुछ बहुत ही अच्छे कोकोनट ऑयल्स जो होते हैं जो कुछ कंपनीज बहुत अच्छा बनाती हैं वो रेकमेंड करते हैं। एक डॉक्टर कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। हम लोग थोड़ा मस्टर्ड ऑयल को रेकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ केसेस ऑफ मस्टर्ड पॉइजनिंग पहले पास्ट के अंदर, अच्छा। डर की वजह से। तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल को बहुत रेकमेंड नहीं करते हैं। बट ऑयल का मेन पर्पज़ है टू क्रिएट अ लेयर ऑफ मॉइस्चर ऑन द स्किन कि बेबी का स्किन थोड़ा मॉइस्ट रहे। आप नहाने से पहले एक बार मसाज कर सकते हो, बीच में आपको लगे तो एक बार और मसाज कर सकते हो। बट आपको लगता है बच्चा रोए जा रहा है और आप बहुत तेज तेज मसाज कर रहे हो, लोगों को लगता है बड़ी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी। इसके लिए हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो हमें लगता है कि कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे प्रैक्टिस में काफ़ी इंजरीज देखते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग हार्ड मसाज की वजह से बेबी को इंजरीज होके बेबी हमारे पास आते हैं। हम लोग मसाज बंद करते हैं, बेबी रोना बंद कर देते हैं, देर ओके। कई बार मस्टर्ड ऑयल की वजह से बेबी के ऊपर रैशेज बिल्कुल वो आई थिंक काफ़ी ऑयल से होता है। तो हम लोग फर्स्ट चीज़ यही पूछते हैं कि कौन सा ऑयल आप यूज़ कर रहे हो। हम ऑयल चेंज करवाते हैं, मसाज के प्रैक्टिस चेंज कराते हैं और बेबी आर ओके। मतलब मसाज कर सकते हैं 1 और 2 टाइम। 1 और 2 टाइम और जेंटल मसाज, जेंटल मसाज। ठीक है। ठीक है। हमने तो देखा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पहले बहुत गांव में जो ये मस्टर्ड होती है ना उसको पीस करके और उसको अप्लाई करके और फिर उसको मसाज करके उसको निकालते वो भी थे। 5 टाइम। हाँ 3 4 5 टाइम तो होता ही हो जाता था। वही मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को ओवर इंटरप्रेट किया जाता है, कुछ चीज़ों को बड़ा अंडर इंटरप्ट किया जाता है। तो इसलिए कि एक मिड लेवल हम लोगों ने गाइडलाइन जो निकाला है वो इस तरह से है कि एक जेंटल सॉफ्ट मसाज आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉमन मिथ्स हैं जो हम लोग देखते हैं डे टू डे प्रैक्टिसेस के अंदर। फिर एक और जो हम कहते हैं कि भाई एनिमल मिल्क की भाई गाय का दूध जल्दी शुरू कर दो, हाँ उसके लिए भी हम लोग बड़ा स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हम कोशिश ये करते हैं कि भी एनिमल मिल्क का एक्सपोजर ना हो। अच्छा। कि एक फॉर्मूला मिल्क, मदर मिल्क पे तो है ही बेबी। फर्स्ट 6 मंथ्स हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का बोलते हैं। 6 मंथ्स के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला मिल्क प्लस ब्रेस्ट फीडिंग पे रहे। एनिमल मिल्क एक्सपोजर फर्स्ट ईयर में हम नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये गाइडलाइंस भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इवॉल्व होती रहती है विद टाइम। कि विद टाइम हम डिफरेंट डिजीज़ देखना शुरू करते हैं कि जो डिजीज़ 15-20 साल पहले नहीं थे लेकिन अब हम कॉमनली देख रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं भाई हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, तुम्हारे टाइम में क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिजीज़ इवॉल्व हो रहा है, सबके लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, रहन सहन चेंज हो रहा है, खान पान चेंज हो रहा है। तो डिजीज़ भी इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं ऐसे डिजीज़ भी इवॉल्व होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस भी इवॉल्व होती रहती हैं। तो आज जो शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद मैं एक डिफरेंट तरह से बात करूँ आपको, क्योंकि इवोल्यूशन इज हैपनिंग, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो उसके बेसिस पे हम लोग फर्स्ट ईयर में हम लोग ये मना करते हैं कि भाई आप एनिमल मिल्क का एक्सपोजर कम रखो। मतलब फर्स्ट ईयर में आप एक्स्ट्रा केयर करें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो ज़्यादा फर्स्ट ईयर में एक्चुअली मैक्सिमम बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें डेवलप करते हैं। तो हम चाहते हैं भी और बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, बहुत रैपिड ग्रोथ होता है एक बच्चे का। अच्छा। 2.5 किलो का बच्चा 1 साल तक ऑलमोस्ट 10 किलो का होता है, 4 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो उस टाइम इतनी रैपिड ग्रोथ फेज होता है कि हम लोगों को बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ता है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, बहुत लोग बच्चे को आजकल बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा ये बने वो बने, जो भी व्हाटएवर, वो जो नहीं कर पाए। तो एक जो बच्चा पैदा होता है छोटा इन्फेंट, अगर उसको अच्छा ब्रेन चाहिए डेवलप,
हेल्दी ब्रेन चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? सो देखो, बच्चा पैदा होते ही, जैसे मैंने पिछले वाले में भी ये कहा चीज़ आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि मतलब मैं आपको कहूँ कि ब्रेन स्कैन्स, फंक्शनल एमआरआईज के बेसिस के ऊपर कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं वर्सेस जो बच्चे ब्रेस्ट फेड नहीं हैं, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। अच्छा। तो जो नेचुरल चीज़ आपने, हम जो डिस्कस कर रहे थे पहले कि जितना ज़्यादा प्राकृतिक वे में, जितना ज़्यादा नेचुरल वे में बच्चे की अपब्रिंगिंग होगी, उतना बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होने वाला है। बीट ब्रेन डेवलपमेंट, बीट योर फिजिकल डेवलपमेंट, बीट एनीथिंग। तो ब्रेन डेवलपमेंट को भी मैं दो चीज़ों में कैटेगराइज करना चाहता हूँ। एक होता है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एक होता है फंक्शनल डेवलपमेंट। तो जो आपका क्वेश्चन आया है कि भी आगे जाके मेरा बच्चा करियर में अच्छा रहे, उसकी लाइफ अच्छी रहे, बैलेंस लाइफ रहे, ही शुड बिहेव वेल, ये हम फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ब्रेन कहते हैं जी। ठीक है। और एक होता है जो बेसिक हमारा कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हाँ बच्चा भी उसके मोटर माइलस्टोन्स के भी चलना उठना बैठना ये सब टाइम पे हो जाए। ब्रेस्ट फेड बच्चे जो होते हैं उनका बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं जो बच्चे ब्रेस्ट फेड नहीं लेते हैं। बट स्टिल हम लोग काफ़ी ऐसे पेरेंट्स देखते हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके बच्चे डेवलप नहीं करते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे ठीक डेवलप करते हैं, बट उनको कुछ मजबूरियों की वजह से हमको फार्मूला पे स्विच करना पड़ता है। कभी मदर को प्रॉब्लम होती है, ऐसा रहता है। तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग इज़ फार्मूला फीडिंग। तो हम एनिमल मिल्क फिर भी स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं। तो मैं यहीं पे सवाल कर लेता हूँ, जिस माँ का दूध नहीं होता एग्जैक्टली वो क्या खिलाए बच्चों को? वो बच्चे को एक जो हम आम भाषा में कहते हैं डब्बे वाला दूध जो होता है, वही फार्मूला मिल्क जो कहते हैं, जिसके वो भी कई तरह के आ चुके हैं सर। उसमें भी अब देखो ब्रांड्स आते हैं, बट एक हर ब्रांड ने एक आप जो स्टैंडर्डाइजेशन, रिकमेंड करते हो। हर ब्रांड ने एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट किया है। एक तो एक स्टैंडर्डाइज वे में ही वो फार्मूला डिज़ाइन करते हैं। कुछ फार्मूले बहुत कॉस्टली होते हैं, कुछ फार्मूलाज बड़ा नॉमिनल प्राइस में होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड बहुत सुपीरियर है और दूसरा पर्टिकुलर ब्रांड कोई इन्फीरियर है। ऑल ब्रांड्स, ऑल गुड स्टैंडर्डाइज ब्रांड्स आर इक्वल। तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत बार हम उन ये पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात चाहे वो नहीं है। टॉप ब्रांड हो, चाहे मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक स्टैंडर्डाइज अगर बेसिक स्टैंडर्ड्स को वो ब्रांड पूरा कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और है, बच्चों को ईयर में प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ होती है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है तेल डाल दीजिए आप। नहीं, हम लोग इस प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं कि हम कोई तेल डालना या ऐसा कोई सिलाई से निकाल देना मैल, ये सब चीज़ों को डिस्करेज करते हैं। इनफैक्ट एक और जो मिथ इस पे मुझे याद आया है वो है ईयरबड्स का मिथ। हाँ, ईयरबड्स तो बहुत तो लोग एडल्ट्स भी और बच्चे भी ईयरबड्स बहुत यूज़ करते हैं, मोर ऑफ अ हैबिट। बट ईयरबड के अगर आप ऊपर पैकेट पे भी पढ़ोगे तो उस पर लिखा होता है इट इज़ ओनली फॉर एक्सटर्नल ईयर यूज़ ओनली। एक्सटर्नल ईयर मतलब कि आप सिर्फ कान के बाहर बाहर अपना क्लीन कर सकते हो। यू शुड नॉट इंसर्ट द ईयरबड इनसाइड योर ईयर कैनाल। ये तो बहुत कॉमन हो गया है ईयर कैनाल में लगा, मैं कोई भी आपको यही कह रहा हूँ सर, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं ईयरबड के पैकेट के ऊपर जो लिखा था वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सो इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, ईयरबड से जब अंदर डालते हैं हम अपनी मैल जो होती है कान को, वैक्स कहते हैं जिसको हम उसको और अंदर पुश कर देते हैं। अच्छा। और इनफैक्ट कभी कभी उससे ईयर ब्लॉकेज और बढ़ जाता है। अच्छा। और जो एक और चीज़ मैं सब पेरेंट्स से कहता हूँ कि आपका जो बच्चा है ये एक स्मॉल एडल्ट नहीं है, इसको स्मॉल एडल्ट की तरह ट्रीट मत करो। इसका नॉर्मेलिटी और हम लोगों का नॉर्मेलिटी बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें जो हम कॉमनली अपने ऊपर यूज़ करके ठीक हो जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के ऊपर वो चीज़ एप्लीकेबल हो। तो हम लोग पेरेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम लगे, कान में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा कान बह रहा है, बच्चे को कान में पेन हो रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। मतलब तेल नहीं डालना चाहिए कान में? तेल नहीं डालना चाहिए। क्लियर। यस। अब अगर मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया सर, 6 महीने के बाद हर माँ बाप ये सोचते हैं कि माँ का दूध तो पिला लिया, अब 6 महीने के बाद खिलाएं क्या जाके ताकि बच्चा जो है वो तंदुरुस्त रहे। सर इसका होम बेस्ड ट्रेडिशनल फूड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर घर का एक अलग खाना होता है। स्टार्टिंग के अंदर हम कहते हैं कि भी आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करिए इन अ वेरी लिक्विड फॉर्म। जैसे हम कहते हैं भी सूप्स हो गए, क्लियर सूप्स हो गए, वेजिटेबल सूप्स हो गए, प्योरीज हो गई,
वेजिटेबल प्यूरी हो गया, फ्रूट प्यूरी हो गया, आपने बच्चे को 2 या 4 चम्मच से खाना खिलाना शुरू किया, आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे 7 महीने पे आप थोड़ा खाने को और गाढ़ा कर दीजिए, 8 महीने पे और गाढ़ा कर दीजिए। क्या क्या दे सकते हैं? चावल, दाल, सर रोटी? दाल, चावल, सब्जी, लेकिन मैश किया होगा, मैश की? प्योरी फॉर्म में शुरू में। ठीक है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, आप उसको थोड़ा थोड़ा सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सॉफ्ट सॉलिड फूड हो गया कि भाई मैं एग्जांपल दूं तो आपका बिल्कुल पूड़ी या सॉफ्ट पराठा का बिल्कुल मैश करके आपने उसको बाइट दे दिया कि वो च्यू करना सीखे। 9 से 12 महीने के बीच में बच्चा च्यू करना सीखता है। ठीक है। तो हम पेरेंट्स से कहते हैं आप इनको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सॉलिड्स देना शुरू करो कि इसको च्यू करना सिखाओ। कुछ फूड्स हम अवॉइड करते हैं, जैसे नट्स हो गए, मूंगफली हो गया, जो बड़ा हार्ड सॉलिड है, अगर आप डायरेक्टली दे दोगे तो बच्चे के सांस के रास्ते में जाके अटकने का डर रहता है, हम वो मना करते हैं। आपको देना है ड्राई फ्रूट्स देना, आप ग्राइंड करके मैश करके उसको मिक्स करके दे दो। आपके घर में जो रेगुलर खाना बनता है आपने उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बच्चे को खिलाना है, प्यूरी फॉर्म में? प्यूरी फॉर्म में। जैसे भी आप तो रोटी सब्जी बाइट करके खा लेते हो, लेकिन आपके बच्चे ने अभी च्यू करना सीखा ही नहीं है, तो आप उसको मैश करके सिमिलर खाना दे सकते हो। जैसे दाल बनती है, दाल को आपने 2 सीटी और एक्स्ट्रा लगा लो, दाल बिल्कुल गल जाएगी आपकी, उसमें आप थोड़ा फ्लेवर डाल के, घी ऑयल डाल के बच्चे को खिला सकते हो। इसका एक और ये भी पर्पज़ होता है कि बच्चे के जो टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे हमको टेस्ट आता है, वो इस टाइम डेवलप होते हैं। तो जो खाना आप खाते हो अगर बच्चा उसी खाने को एक्सपोज रहता है तो आगे जाके उसके टेस्ट सिमिलर रहते हैं। ओके। तो और डॉक्टर साहब, मैं जो खाता हूँ उसमें नमक और चीनी होता है। सर चीनी हम कई लोग लोग अवॉइड डॉक्टर मना करवाते करते हैं हैं। नमक और चीनी हम लोग मना करते हैं। नमक हम लोग पिछले कुछ टाइम से हमने देना अलाउ किया है कि आप सॉल्ट यूज़ थोड़ा कर सकते हो इन अ नॉमिनल क्वांटिटी। घी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, तो टेस्ट भी आपको थोड़ा सा देना होगा बच्चे को। हाँ, शुगर्स हम लोग स्ट्रांगली मना करते हैं, इनफैक्ट आगे के लिए भी मना करते हैं। कितने साल तक शुगर मना करते हैं? देखो सर, शुगर का वैसे करें हम, रिफाइंड शुगर जो होता है जिसको हम कहते हैं, वो तो हम सबके लिए मना करते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ हेल्दी थिंग, इवन फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एडल्ट्स। हाँ, आपका जो नेचुरल शुगर्स होते हैं, जैसे जैगरी हो गया आपका, फ्रूट्स में जो शुगर्स आती हैं, दीज आर ओके। तो मतलब खाने में कुछ और है जो अवॉइड करना चाहिए? शुगर्स, हनी, ये दोनों चीज़ें आपको स्ट्रांगली अवॉइड करनी है फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर हनी स्ट्रांगली अवॉइड करना है फर्स्ट ईयर के अंदर। शुगर्स पूरा अवॉइड करना है आपको फर्स्ट ईयर के अंदर। आपको एनिमल मिल्क फर्स्ट ईयर में अवॉइड करना है। मैदा? मैदा भी अवॉइड, मैदा तो सर वही करो, मैदा एक ऐसी चीज़ है जो हम बड़ों में भी मना करते हैं। ठीक है। मैदा क्या, हम लोग तो जैसे ग्लूटेन को भी थोड़ा थोड़ा कम करवाना शुरू किया है, कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भी हमारा वो मिलेट्स वाला आटा होता था, बाजरे का आटा होता था, हर तरह के आटा, हर तरह का अनाज हम लोगों को मिक्स करके खाना चाहिए रादर देन ओनली वीट। मतलब दाल, चावल, रोटी और सब्जी को मैश करके प्यूरी फॉर्म में उसी को खिलाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये ग्लूटेन की प्रॉब्लम बच्चों को क्यों होने लगी है? पहले क्या हमारे इंडिया में नहीं था, ये बाहर दूसरे देशों में ये कल्चर था कि ग्लूटेन का प्रॉब्लम होता था, लोग एलर्जी होती थी। सर ग्लूटेन, अभी इंडिया में शुरू हो गया है। सर ग्लूटेन एलर्जी दो तरह, एक तो होता है सिर्फ ग्लूटेन एलर्जी है आपको थोड़ा सा, कि वीट से एलर्जी को आपको कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं। एक हमको होते हैं सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ में आपको वीट इंटॉलरेंस होती है। अच्छा। आप वीट खा ही नहीं सकते। अच्छा। आपका इंटेस्टाइन वीट टॉलरेट नहीं करेगा, आपका वज़न कम होता रहेगा, आप बीमार पड़ते रहोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और आगे जाके आपको इंटेस्टाइन के कैंसर्स होने के चांसेस भी रहते हैं। अच्छा। तो मेरा जो होम टाउन है वो राजस्थान है, मैं जिस बेल्ट से आया था उसको हम सीलिएक बेल्ट कहते हैं। अच्छा। हम लोग वहाँ पे बहुत सीलिएक डिजीज़ देखते थे, तो हमारे लिए बड़ा कॉमन था ये चीज़ देखना। अगेन जैसे आपको पहले बताया था कि एक इवोल्यूशनरी डिजीज़ है, कि जो पहले नहीं होता था धीरे धीरे आया है। जैसे मलेरिया भी एक इवोल्यूशनरी डिजीज़ था। सिकल सेल एनीमिया मलेरिया की वजह से आया था। अच्छा। कि सिकल सेल मलेरिया रेजिस्टेंट होता है। अफ्रीका में इतना मलेरिया होता था कि जब मच्छर काटता था धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन होने लगा, वो ग्रो करने लगे, उनके रेड ब्लड सेल्स ऐसे चेंज होने लगे कि वो मलेरिया से बचने लगे। तो सीलिएक डिजीज़, जो वीट एलर्जी, जो ग्लूटेन आप कह रहे हो, एक इसी तरह का डिजीज़ है। अगर हम 30-40 साल पहले चले जाए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम कहते थे, कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हर तरह का अनाज मार्केट में आता था। हाँ, आता था, बिल्कुल। आप बाजरा, ज्वार, हर तरह का जो भी अनाज मिलेट्स, खाते थे। मोटे अनाज थे सब। बिल्कुल, हर सीजन में आप अलग तरह का खाना खाते और थे। वही खाते थे हमारे पेरेंट्स। यस, बिल्कुल। लेकिन आप देखो, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमारा वीट का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि वीट बड़ा पॉपुलर हो गया, इजीली एक्सेसिबल हो गया लोगों को, पहले तो बहुत सस्ता मुश्किल हो था, गया, बहुत तो महंगा लोग- था।
बिल्कुल। हाँ। तो वीट ज़्यादा खाने लगे, हम्म। इतना ज़्यादा खाने लगे कि आपका रेगुलर अनाज कम होने लगा, तो ये डिजीज़ धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा। मतलब आप कहते हैं वीट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कह सकते हैं ऐसा क्या? बिल्कुल सर, कह सकते हैं वीट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ग्लूटन ऐसा नहीं है कि बहुत हेल्दी है, बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि अनहेल्दी है। इफ़ वी कंपेयर टू मैदा इट इज़ स्लाइटली बेटर। हाँ, अच्छा, मेरा एक अगला सवाल ये है कि आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में और बड़ों में सब में है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। लोग छोटे छोटे बच्चों को भी ड्रॉप दे रहे हैं, क्या वो सही है? सर ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट हम लोग पहले 1 साल तक बच्चे को रोज़ विटामिन डी पिलाते हैं, अच्छा। इन अ डोसेज ऑफ अराउंड 400 to 800 यूनिट्स पर डे। एडल्ट की रिक्वायरमेंट भी रोज़ 1000 यूनिट्स पर डे की होती है। विटामिन डी का सोर्स सिर्फ सनलाइट है, हम लोग खाने से विटामिन डी नहीं ले सकते हैं। अच्छा। सनलाइट एक्सपोजर हम सबके बहुत कम हो गए हैं। हमें मतलब सबका मैक्सिमम लाइफस्टाइल इंडोर हो गया है, सनलाइट एक्सपोजर उतना होता नहीं है। प्लस कुछ हमारी स्किन का टेक्सचर भी ऐसा है कि हम सनलाइट में जाके भी उतना अच्छा विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत रैम्पेंट है, बहुत कॉमन है, और मुझे लगता है विटामिन डी देने से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम पेशेंट्स में। हम लोग ये डेफिशिएंसी इतना कॉमन देखते हैं और हम इतना ट्रीट करते हैं इसको, और जो आपने कहा है कि रेगुलर बेसिस पे विटामिन डी एडल्ट्स में और बच्चों में सबको लेना चाहिए। डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं। मैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अंडर में, सेल्फ यूसेज का मैं नहीं कह रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज कि आपको जो डॉक्टर ने जिस डोज में रेकमेंड किया है, जिस तरह जिस फ्रीक्वेंसी में रेकमेंड किया है, उसी डोज में आपको लेना है। ठीक है। किसी बच्चे में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उसको क्या नुकसान होंगे उसके? सर विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बहुत बार कुछ बच्चों को देखा होगा जिनके पैर ऐसे बो लेग्स होते हैं शुरू के अंदर, जिसको रिकेट्स कहा जाता जिसको था। रिकेट्स कहा हम लोगों ने पढ़ा साइंस में। रिकेट्स बहुत, लेकिन जब से विटामिन डी का ये गाइडलाइन आया फर्स्ट ईयर में, हम लोगों ने रिकेट्स के पेशेंट्स देखने काफ़ी कम कर दिए। कम हो गए। तो जो रिकेट्स हम लोग जब ट्रेनिंग फेज में थे इन अर्ली 2000, तो इतना रिकेट्स हम लोग देखते थे, इतना ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखते थे, जो अब हम लोग कम देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, बट बहुत कम हो गया है। गाइडलाइंस चेंज हो गई है, विटामिन डी बड़ा इजीली एक्सेसिबल हो गया है, हर एक को अवेयरनेस आ गया विटामिन डी का। फर्स्ट ईयर में हम सब बच्चों को विटामिन डी दे रहे हैं, प्रेगनेंसी में मदर को विटामिन डी मिल रहा है। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी थोड़ा कम होने लगा है, बट हमारे पास कोई डाइटरी सोर्स नहीं है, तो हम उसको सप्लीमेंट तो हमें उससे करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉमन चीज़ हो गई है, बच्चे को शांत करना है, बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चे को खाना खिलाना है, मोबाइल दे दो। इवन बच्चे को सुलाना भी है तो थोड़ी देर मोबाइल दे दो। क्या ये स्क्रीन टाइम बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टू मैनेज स्क्रीन टाइम। ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, और हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम। जो आई थिंक हमने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक ऑटिज्म की बात हो रही थी। तो देयर इज एंटिटी कॉल्ड सूडो ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, सूडो ऑटिज्म। अच्छा। तो बच्चे स्क्रीन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि दे गेट कट ऑफ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ठीक है। तो उनका सोशल इंटरेक्शन, उनका बातचीत, उनका लैंग्वेज बड़ा डिफरेंट हो जाता है। और उसको हम अगर एक जो बच्चा एक्चुअली ऑटिस्टिक है उससे कंपेयर करें, तो उसके मिलते जुलते सिम्टम्स हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही शॉक। तो जैसे ही हम उसका स्क्रीन टाइम कम करते हैं, वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। सो गाइडलाइंस है कि फर्स्ट 2 to 3 इयर्स ऑफ लाइफ में आपको स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है। 2 to 3 हाँ। आगे जाके देखा है 6 महीने के बच्चे भी मोबाइल लेते हैं। आगे जाके हम इसको कहते हैं कि भी नॉट मोर देन हाफ एन आवर फॉर अ 5-year-old चाइल्ड, नॉट मोर देन 1 hour अब अ 5-year-old चाइल्ड। वो 1 hour मतलब टीवी मोबाइल सब मिल, अब स्क्रीन भी सर अलग अलग तरह की स्क्रीन हैं। इसका इंटरप्रिटेशन पेरेंट्स बड़े डिफरेंटली करते हैं। कैसा मेरा बच्चा स्क्रीन तो नहीं देख रहा, बट टीवी देखता है सर। मेरा बच्चा टीवी तो नहीं देखता सर, वो आईपैड देख लेता है। उसके पास तो अपना आईपैड है, अच्छा है सर, दूर करके देखते हैं, हम दिखाते हैं। एजुकेशन है सर उसका, सारा वहाँ करता है। अगेन इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अब हर पेरेंट्स, हर एक की वर्किंग इस तरह से हो गई है कि बिना स्क्रीन के उनकी वर्किंग पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स को आइडल मानते हैं।
बच्चे वो नहीं करते हैं जो पेरेंट्स उनको बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ अगर कोई ऐसा पेरेंट तो मेरे गलत पास आता है parents तो हैं। उसमें पेरेंट्स की क्लास ज़्यादा लगती है बजाय बच्चे की। तो अगर So- किसी को ये प्रॉब्लम हो, जिस बच्चों को आदत हो जाए, अगर आप मोबाइल ना दे, वो हाइपर हो, इसको छुड़ाए कैसे, क्या करें? देखो, इसको बहुत ग्रेजुअल वे में, शांत वे में छुड़वाना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बहुत हाईली ट्रेनेबल होते हैं। दे आर हाईली ट्रेनेबल, बशर्ते कि पेरेंट्स उसको ट्रेन करें। पेरेंट्स ओवर इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि एक तरह से कॉम्पनसेशन फिनोमेना होता है कि पेरेंट 24 घंटे में से 12 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे सो रहा है, उसको लगता है मेरे पास 1 ही घंटा है, बच्चे के साथ मैं सिर्फ यही स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं सारा पेरेंटहुड इसी 1 घंटे में उड़ेल दूंगा उसके ऊपर। ठीक Overdose है, मैं उसको सब कुछ कर दूंगा 1 घंटे के अंदर जो मैं 10 घंटे में करना चाहता हूँ। तो समहाउ उस ओवर कॉम्पनसेशन के अंदर बच्चे को कभी ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ें दे देते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो एक मिडिल पाथ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने जो आपको बताया था कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, अच्छा। अगर हम उसको फॉलो करते रहते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता रहता है कि भाई आपने बच्चे को इस तरह से बड़ा करना है, बच्चे को इस तरह से चीज़ें सिखानी है, इस तरह से उसको बताना है कि भाई स्क्रीन, अगर आप किसी बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर दो ही मत, वो बच्चा खाना खाएगा। मुझसे मदर्स पूछती हैं कि सर हम स्क्रीन नहीं देंगे खाना कैसे खाएगा? मैंने कहा आप स्क्रीन से खाना खाते हो खुद? कहते नहीं सर हम तो खाते हैं, हमको भूख लगती है। मैंने कहा भूख आपके बच्चे को भी लगती है, बट आपने उसको एक कंडीशनिंग कर दी है। कंडीशनिंग ये कि जब तेरा स्क्रीन आएगा तभी तू खाना खाएगा। नहीं, मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स भी इजी होने के लिए जल्दी से नहीं, खा ले हाँ, ये और मैं समय ना देना। एग्जैक्टली, वो मैंने Actually- आपको बताया समय वाला जो है डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 1 आपके घंटा पास है। 1 ही घंटा है, आपको उसी में सब पेरेंटिंग करनी है। मतलब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं लोग, Shortcuts शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स भी, इवन बच्चे जब हम भी। एडवाइस भी करते हैं तो उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि सर इतना पेशेंस हम कैसे करेंगे, मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ। पेशेंस ही नहीं है लोगों के अंदर। पेशेंस तो खत्म हो चुका है लोगों का। तो वो हमें थोड़ा डरा के, थोड़ा समझा के इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम्स पे अगर बात करें तो सर अगर कोई आपने तो मुझे मेंटल वाला प्रॉब्लम कहा है, मैं आपको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम बताता हूँ। कॉन्स्टिपेशन का मोस्ट कॉमन रीजन इज हाई स्क्रीन टाइम। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन। यस, मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता है हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, कि बच्चा स्क्रीन देख रहा है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरा वीडियो पहले ख़त्म हो जाए, हाँ, वॉशरूम तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा। ठीक है, वो वॉशरूम जाना अवॉइड करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली उसकी धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। हम तो कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन देखते हैं, हम जैसे स्क्रीन टाइम कम करते हैं, हैबिट्स डालना शुरू करते हैं बच्चे को, कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकंड, यूरिन इन्फेक्शंस, बच्चा यूरिन भी जाना अवॉइड करता है स्क्रीन के एकदम चक्कर सही में। कह रहे हैं। ठीक है, सुसु आ रही है लेकिन वो टीवी नहीं देख जाएगा, रहा वो है, देखेगा मोबाइल गेम स्क्रीन, खेल रहा है। हाँ। वो इतना एडिक्टेड है स्क्रीन को। जब आप सूसू को प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, आपके सूसू एक्यूमुलेट हो रहा है, देयर आर चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अच्छा, हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस में ये चीज़ें बहुत कॉमनली देखते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ वैसा बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, जो मैं चीज़ ट्रीट कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट कि वर्चुअल ऑटिज्म, मेंटल हेल्थ, उनका ये सब होता है, उनकी फिजिकल हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। और खाना भी नहीं खाते, कई बार खाना रखा हुआ है, बोलेंगे अच्छा अभी आ रहा हूँ, नहीं खाएंगे सर, बट अगेन वो अपने पेरेंट्स को आइडलाइज कर रहे हैं। आप मैक्सिमम पेरेंट्स का, आप बच्चों की बात करो, मैं एडल्ट्स की भी बात करूँ तो मैक्सिमम एडल्ट्स भी स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं। हाँ, कुछ काम कर इट्स रहे अ हैं, कुछ कर रहे हैं। वेरी नेचुरल थिंग। उनको लगता है मेरा काम चल रहा है, काम नहीं भी चल रहा तो मेरा एंटरटेनमेंट चल रहा है, तो हर चीज़ सब आपका स्क्रीन पे है। तो बड़ा टफ होता है कि उनको स्क्रीन से छुड़वाना, बोथ पेरेंट्स एंड द किड्स। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बहुत से बच्चे जो है ना आजकल ये पेट में जो वॉर्मिंग होती है, तो वो डीवॉर्मिंग कब करनी चाहिए किसी पेरेंट को? सर डीवर्मिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम हरदम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑफ लाइफ में हम लोग डीवर्मिंग शुरू कर देते हैं। हर 6 महीने से 1 साल के बीच में हम लोग डीवर्मिंग की एडवाइस करते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे गवर्नमेंट की भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहते हैं कि स्कूल में डीवर्मिंग डिवाइस ड्राइव्स की जाती हैं, कि स्कूल में दवाई खिलाई जाती है। हर बच्चों के डॉक्टर ज़्यादातर बच्चों को रेगुलर बेसिस पे डीवर्मिंग करते रहते हैं। छोटा सा वर्म होता
होता है सर, क्योंकि बच्चों का हैंड हाइजीन या लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि इधर उधर हाथ लगा, कुछ मुंह में डाल लिया, मिट्टी में बहुत खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उतना हाइजीनिक वे में नहीं कर पाते हैं, तो हमें वर्म्स के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वर्म्स बच्चे को इंटेस्टाइन में, लिवर में, आइज़ में, ब्रेन में, हर जगह में डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम लोग डीवर्मिंग को काफ़ी सीरियसली लेके चलते हैं। प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे करें? डीवर्मिंग का कोई फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ कि कब कितने डीवर्मिंग में सर एक करना? सॉल्ट होता है जिसको हम एल्बेंडाजोल कहते हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं। एल्बेंडाजोल की 2 डोजेस 10 से 15 दिन के गैप में हम लोग दे देते हैं। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड डोज, 400 मिलीग्राम का डोज होता है। सिरप और टैबलेट्स दोनों में आता है, वो हम बच्चों को पिलाते हैं एंड दे डू क्वाइट वेल। कितने साल के बच्चे से कितने साल के सर बच्चे आप कहो कि नॉर्मली 2 साल से ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, बट अगर आपको डाउट है कि बच्चे का आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो फर्स्ट ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक बार डीवर्मिंग के बाद कितने गैप के बाद करना सर चाहिए? 6 months to 1 year। अच्छा, 6 months मतलब to 1 मिनिमम year। 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ का गैप मिनिमम 6 months का गैप रहे। आपने एक बार डीवर्मिंग का कोर्स कर दिया है और बच्चा इज डूइंग ऑल राइट, तो आप नेक्स्ट डीवर्मिंग एटलीस्ट 6 months के, मिनिमम गैप इज 6 months। आप ये अच्छा, किसी को कैसे पता पड़े कि उसके बच्चे के पेट में वॉर्म्स हैं और वो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जानना सिम्टम जरूरी है, तभी हम डीवर्मिंग करेंगे। सर इसको थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कि हम लोग बच्चे को जब क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, नहीं, कुछ सिम्टम्स अगर दिखते हो, मैं बात सिम्टम्स सर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो उसको अपने स्टूल्स के अंदर वर्म्स दिखते हैं। हम्म, सो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम पेरेंट्स लेके आते हैं वो ये लेके आते हैं कि हमें स्टूल में वर्म्स दिख रहे हैं। हम स्टूल्स का टेस्ट कराते हैं, उसमें वर्म्स का डायग्नोस हो जाता है, हम डीवर्मिंग कर देते हैं। बहुत बार अल्ट्रासाउंड जब पेट का करते हैं उसके अंदर भी कभी कभी वर्म्स दिख जाते हैं। एक और जो बड़ी ख़राब कंडीशन हम लोग देखते हैं जिसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, कि वो वर्म जो होता है वो घूमता 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 आपके ब्रेन में पहुंच जाता है और वहाँ जाके एक छोटी सी गांठ बन जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से बच्चे को दौरे आते हैं, सीजर्स पड़ते हैं। तब हमें पता चलता है कि बच्चे को वर्म्स हो गया तो है। इसका क्या ट्रीटमेंट अगर वर्म वहाँ सर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट डीवर्मिंग तो होता ही होता है, प्लस उस बच्चे को फिर सीजर्स की मेडिसिन चलती हैं। अच्छा, कुछ ब्रेन एडिमा जो होता है उसको रिड्यूस करने का वो चलता है। बट इसमें इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि हम इनको प्रिवेंशन के लिए बहुत बताते हैं। तो प्रिवेंशन के अंदर हम उनसे कहते हैं रॉ वेजिटेबल्स, जैसे पत्ता गोभी। मेरा सवाल यही हाँ, था मैं कि वही- पत्ता गोभी खाने के लिए Yes, लोग yes, मना yes, करते yes. हैं। इसी एक वन ऑफ द पर्पज़ ये है कि रॉ वेजिटेबल्स, रॉ सैलड्स जहाँ आप प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रेफरेबली आपको बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी चाहिए, नहीं तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए। सो एक पॉपुलर कल्प्रिट जो मुझे मिलता है कि जो बाज़ार में हम कभी बर्गर, सैंडविच या ये सब खाते हैं जिसमें लेट्यूस और lettuce पत्ता use गोभी करते बहुत हैं, यूज़ करते सैलड जो हैं, पत्ता होता है। सैलड यूज़ करते हैं, वो बहुत रॉ सैलड होता है, कुक्ड नहीं होता है। तो अनकुक्ड रॉ सैलड आपको अवॉइड करना चाहिए, बच्चों और एडल्ट्स में भी सर। अच्छा, सो ये जो पत्ता गोभी इन्होंने कहा है और मैंने न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस की बात करी, ये बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है। जो पहले नॉन वेजिटेरियंस में भी जैसे होता है पार्शली कुक्ड या कभी अनकुक्ड नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो आप, सेम वेजिटेरियंस में भी ये प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग सर। हम लोग जितने एनसीसी हम लोग काफ़ी कॉमन देखते हैं, मैक्सिमम में हमको वेजिटेरियंस मिलते हैं जिसके अंदर एनसीसी होता है। सो स्ट्रीट फूड रेडी से उठा के अनहाइजीनिक वे में अगर आपने कुछ इस तरह से खा रहे हो तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर, एक टेप वर्म होता है, ये सर वो क्या होता है और क्या सेम नुकसान सर, बहुत सारे वर्म्स होते हैं। टेप वर्म होता है, राउंड वर्म होते हैं, अलग अलग तरह के वर्म्स होते हैं। बट स्टैंडर्ड एल्बेंडाजोल जो एक ट्रीटमेंट होता है वो ऑलमोस्ट हर वर्म को कवर कर लेते हैं। कुछ कुछ जगह हमें डिफरेंट सॉल्ट्स को भी यूज़ करना पड़ता है, बट एल्बेंडाजोल इन जनरल हमारे लिए एक प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा ड्रग है। टेप वर्म के बारे में कहा जाता है कि वो पत्ता गोभी में हो सकता है, Exactly, और वो बॉईल करने के बाद भी नहीं मरता है, ऐसा सर ज़्यादा ऐसा कहते हैं, मतलब मैं आप ये मिथ है एक। सर इसीलिए कह रहा हूँ कि जो डीवर्मिंग ड्राइव है हाँ। यही सोच के चलाई जाती है अच्छा, कि अगर हम उस चीज़ को मिस कर दें डिस्पाइट मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन, एल्बेंडाजोल खाने से हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। हर 1 साल के बाद 6 महीने, मेरा मानना है कि मुझे 6 महीने से 1 साल, 6 महीने 1 साल के बाद 6 महीने मतलब तक आप ऐसा डिवाइड कर लें कि हम मान लीजिए कि होली पर हमने दिया तो फिर दिवाली पे हम दवा दें। दिवाली पे दोबारा। दो ऐसे ही त्योहार आप कर डिसाइड कर लिए Yes. बच्चों के लिए। और बिल्कुल ये सही किस कहा। उम्र तक दे सकते हैं?
सर काफ़ी आगे तक दे सकते हैं जब तक बच्चे की थोड़ा एक हाइजीन मेंटेन नहीं हो जाता है, टीनेज में नहीं आया था बच्चा, टीनेज तक नहीं आ जाता है। इनफैक्ट उसके बाद हमें लगता है कि भाई कई एडल्ट्स का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि नहीं हम तो बाहर बहुत खाते हैं, हमारा इधर उधर से खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो इनफैक्ट एडल्ट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि आप एक आधी बार डीवॉर्मिंग कर लिया हाँ, 6 महीने में अंडर गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर। हाँ। डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा ये है कि एक पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स बनने का हक कब है, माँ कब बने वो, एक उम्र क्या डिसाइड होती है कि क्या बेस्ट उम्र होगा माँ बनने का? टफ क्वेश्चन है आपका क्योंकि शादियाँ बहुत लेट हो रही हैं, इस वजह से मैंने ये सवाल किया। नहीं ठीक है, क्वेश्चन टफ है लेकिन आंसर हमेशा ये ऐसी चीजें बेटर होती हैं, ट्रुथ बेटर होता है। सो देखो माँ बनने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है जिसको हम कहते हैं ओवम, अंडाकोश जिसको हम कहते हैं कि मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है, ओवरी से वो निकलते हैं, ओवम छोटे सेल्स होते हैं, स्पर्म और ओवरी मिलते हैं और फर्टिलाइज एग होता है, उसके बाद बच्चा बन जाता है। मेल्स में स्पर्म्स का प्रोडक्शन चलता रहता है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फीमेल्स के अंदर एग काउंट लिमिटेड होता है। अच्छा, तो विद एज वो एग काउंट डिक्रीज होता रहता है। तो फीमेल का एग प्रोडक्शन आप मानो कि रफली 14-15 के आसपास कभी जल्दी भी स्टार्ट हो जाता है। जो लीगलाइज्ड एज है हमारे देश में शादी की फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स है। तो 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स 30 ईयर्स मुझे लगता है एक पीक टाइम होता है जब इनका ओव्यूलेशन ओवम प्रोडक्शन पीक पे होता है, इनके पास अच्छा रिजर्व होता है। अगर हम उस टाइम को यूटिलाइज करके एक बच्चा प्लान करने का सोचें तो मुझे लगता है वो बेस्ट फेज होता है 18 से 30। 18 से 30 के बाद ये काउंट आपका कम होना शुरू हो जाता है। अब जैसे आपने कहा कि शादियां लेट होने लगी हैं, ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में सबको पता है, इसलिए माँ बनना 30 के बाद थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाता है। क्या दिक्कतें आएंगी उसमें? सर ओवम काउंट कम हो जाता है, लाइफस्टाइल ऐसा होता है, मेल्स का फीमेल का दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कभी मेल में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है, कभी ओवम आपका जो ओवम है वो भी इसका नंबर्स कम होना शुरू हो जाता है, कभी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है। इसीलिए इतने सारे जो IVF के अंदर रिसर्च हुआ है, जो IVF सेंटर्स आए हैं, इस तरह से वो इन पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। सो एक चीज़ जिसको कहते हैं भी ओवम बैंक भी कहते हैं हम लोग, कि मदर को लगता है कि मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं माँ बनना लेट चाहती हूँ और मुझे पता है कि मेरा ओवम धीरे धीरे कम होते रहेंगे सेल्स। तो देयर इज़ अ ओवम बैंक जिसके अंदर वो स्टोर कर लेते हैं उन सेल्स, जैसे स्पर्म बैंक भी है। स्पर्म बैंक होते हैं, बट ओवम बैंक थोड़े से और एक रिफाइंड चीज़ हो जाती है। तो उसमें ये लोग स्टोर कर लेते हैं उसी माँ का ओवम, जिसके अंदर बाद में IVF की हेल्प के थ्रू ये लोग एग को फर्टिलाइज करके बच्चा क्रिएट कर सकते हैं। वो बच्चा हेल्दी होता है? सर देखो जिस तरह से करंट मतलब वो नेचुरल प्रोसेस नहीं हुआ ना सर, नेचुरल प्रोसेस तो नहीं हुआ, तो ये कहना बड़ा टफ है कि भाई हेल्दी होगा या नहीं होगा। ये तो आगे जाके टाइम से पता चलता है कि बच्चा किस तरह से हो रहा है। बट हम इतने सारे बच्चे देखते हैं जो IVF से हो रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल हर तरह से। तो ये इस चीज़ को क्वांटिफाई करना या इस चीज़ को जज करना विल बी वेरी टफ कि भाई एक IVF का बच्चा वर्सेस एक नेचुरल बच्चा कौन जब सामने आएगा तभी जज होगा, सामने आएगा तभी जज करते हैं। सो IVF का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को हम बाहर बना रहे हैं, उनका खाली एक छोटा सा प्रोसेस हमने बाहर कराया है। उसके बाद ये एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उसको वापस मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और बच्चा नेचुरल वे में ही माँ के अंदर पलता है, जिसको कहते हैं माँ की कोख में ही पलता है और वहीं से बाहर आता है। तो एक प्रोसेस जो नहीं हो पा रहा था उसको हमने हेल्प कर दिया और बाकी सब चीज़ें नेचुरल वे में हो रही हैं। कई मदर्स में वो भी नहीं हो पाता है, तो उनके लिए और बड़े डिफरेंट मेथड्स हैं। आई थिंक हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं इसके अंदर। सो बट ये है कि जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि 18 से 30 एक आपका पीक एज है, गोल्डन पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड है। यस, दिस इज इसमें ही अगर बच्चा प्लान भी करे तो इस उम्र में प्लान करिए। तो आपको जो नेचुरल वे में जो पेरेंट हुड चाहते हैं, अगर उनको कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट एज ग्रुप। डॉक्टर साहब, बच्चे का मेंटल हेल्थ या ब्रेन उसका डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कैसे पता पड़े कि वो नॉर्मल है बच्चा?
क्योंकि ना बोलता है, बच्चा छोटा होता नहीं पता चलता ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कैसे मतलब पेरेंट्स समझें इस चीज़ को? सो देखो, कुछ नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं जो जैसे बच्चे का बोलना, चलना, बैठना, ये सब चीज़ों के कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द किड्स थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो वो एक अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ चलने का। तो कोई पेरेंट मेरे पास आएगा कंप्लेंट लेके कि मेरा 9 महीने का बच्चा, उसने चलना शुरू नहीं किया, मेरे पहले बच्चे ने तो 9 महीने में चलना शुरू कर दिया। तो हम उसको खाली कंसोल करते हैं कि कोई बात नहीं। कुछ पेरेंट आते हैं कि नहीं मेरा बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन अभी तक वो चलता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा। 17 महीने के ऊपर अगर कोई बच्चा नहीं चल रहा है विदाउट सपोर्ट, तो हमें उसको असेस करना पड़ता है। अच्छा। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो ये हो गया आपका मोटर माइलस्टोन। ऐसे ही फाइन मोटर्स माइलस्टोन्स होते हैं, ऐसे ही आपके सोशल माइलस्टोन्स होते हैं, ऐसे ही आपके कुछ लैंग्वेज माइलस्टोन्स होते हैं। अगर ये माइलस्टोन्स बच्चा अपने टाइम से अचीव नहीं कर रहा है तो हमें इनको एग्जामिन करना पड़ता है। इनके अलग अलग टेस्ट्स होते हैं जिसको हम स्कोरिंग कहते हैं। हम उनको इनका डेवलपमेंटल कोशेंट निकालते हैं। जैसे इंटेलिजेंस कोशेंट होता है आईक्यू, ऐसे एक डीक्यू होता है डेवलपमेंटल कोशेंट। तो हम वो इवैल्यूएट करते हैं। हम देखते हैं भी अगर बच्चा इसके लैग बिहाइंड कर रहा है, पीछे रह रहा है अपने, तो हम फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं भी क्या रीज़न है। सो ज़्यादातर पेरेंट्स इस प्रॉब्लम के लिए अपने डॉक्टर्स के अप्रोच करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक हो गई जो चीज़, उस पर बात करूँगा। जी। कभी बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आते थे पहले, ओके। आजकल बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। हार्ट अटैक, इवन हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं आप, क्यों हो रहा है ये? तो देखिए, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका ओवर अवेयरनेस आया है। अच्छा। जब भी आपकी टर्मिनल इवेंट होता है लाइफ के अंदर, बिफोर डेथ, तो बच्चे का हार्ट बंद हो जाता है, तभी बच्चे की मौत होती है या डेथ होती है। कभी कभी रादर देन लुकिंग एट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द हार्ट डिसफंक्शन, हम लोग उस चीज़ को लेबल कर देते हैं। अच्छा। ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो कॉमनली हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक की हम बात करें तो इसके जेनेटिक कॉजेज़ ज़्यादा होते हैं। अच्छा। अगेन जेनेटिक कॉजेज़, जैसे कई बच्चों की हार्ट की डेवलपमेंट ठीक नहीं होती है, कई बच्चों के हार्ट में छेद होते हैं, कई बच्चों की हार्ट की बनावट इस तरह से होती है कि उनके फेलियर के चांसेस रहते हैं। कई बार हार्ट के मसल्स डेवलप नहीं करते, जैसे एक एग्जांपल होता है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, जिसकी वजह से बच्चे के हार्ट फेलियर होते हैं। बहुत बार अर्ली एजेस के अंदर, जैसे अर्ली टीन एजेस के अंदर हम देख रहे हैं कि इतनी ख़राब ओबेसिटी आ जाती है, इतना ख़राब लाइफस्टाइल होती है कि ये जो प्रॉब्लम 50-60 साल के लोगों को होती थी वो अर्ली होने लगी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास। अगेन इवोल्यूशन ऑफ डिजीज़ हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफस्टाइल हो रहा है, तो हमें हार्ट अटैक अर्ली एजेस पे मिलने लगे हैं। जो चीज़ एक बहुत लेट एज में आती थी वो चीज़ एक अर्ली एज में आने लगी है। बट गुड पार्ट ये है कि अब साइंस और मेडिसिन इतना डेवलप कर चुकी है कि हम बहुत बार इन बच्चों में इंटरवीन करके एक बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इतना मेजर कि ये बच्चा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। अच्छा। सो हार्ट अटैक बच्चों के अंदर आना अनकॉमन नहीं है। ठीक है। आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान आपको अच्छा रखना पड़ेगा, बोथ एडल्ट्स के अंदर और बच्चों में हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए। बट बच्चों में हार्ट अटैक जो एडल्ट में होता है और सेम बच्चे में हो रहा है, मैं उसमें थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके प्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा। रादर देन कि एक्चुअल फैक्ट्स के बेसिस पे प्रेजेंट करना चाहिए। जो डॉक्टर साहब, घर में 2 बच्चे हैं, एक 8 से 10 साल का और एक से 5 साल का। हमारे घर में एक मेडिकल किट है, हम कौन सी 5 दवाइयाँ रखें? ओके। सो देखिए, जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, पहले 5 साल तक हम देखते हैं कि बच्चों की बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने 2 बच्चे बोले। हाँ। तो वो
उन लोगों का डॉक्टर्स के पास विजिट काफ़ी रहता है, इतने हो जाते हैं कि मैक्सिमम दवाइयाँ पेरेंट्स को समझ में आ जाती हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर बुखार खांसी ज़ुकाम हो रहा था, हमने ये 2-3-4 दवाइयाँ थी ये तो स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन हमें लग रहा है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम आपके पास आ गए हैं। तो कॉमन मेडिसिन जो ओवर द काउंटर आपको मिलती है, मुझे लगता है आप वो रख सकते हैं। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, उल्टी के लिए डोमपेरिडोन या ऑन्डेंसेट्रॉन वाला सॉल्ट होता है वो हो गया है। कुछ आपको गैस की दवाइयाँ हो गई हैं, जैसे रेंटैक या आपका लैंसोप्राज़ोल हो गया। कुछ आपका एलर्जी की दवाइयाँ हो गई हैं, जैसे कि हम कुछ एंटी एलर्जिक लिवोसेट्रिजीन, सेट्रिजीन, एलेग्रा जैसे सॉल्ट यूज़ करते हैं। कुछ आपको पेन किलर्स हो गए हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, ये सब चीज़ें भी हम लोग साथ में रखते हैं। कुछ हमारे ORS का, जैसे हम कहते हैं डायरिया के अंदर ORS बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग वो किट में रखवाते हैं। तो ये 4-5 दवाइयाँ जो आपको ओवर द काउंटर इजीली मिल जाती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और यही 4-5 बीमारियां जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, ये जो कॉमन होती हैं सर। ज़्यादातर में ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो हर सीज़न में आते हैं, जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमें इसमें सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव केयर करना होता है। कई जगह हमें लगता है नहीं इन्फेक्शन ज़्यादा है, हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है या कुछ और इंटरवेंशन करना इसी पड़ता पे है। आ रहा था मैं कि एंटीबायोटिक कब से दें, क्योंकि एंटीबायोटिक को लेके बहुत सारे मिथ हो गए, नहीं देना चाहिए बच्चों को, देना चाहिए, तो ये मतलब कब से दें, दे या ना दें, किस फेज में आके दे दें? जहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक वहाँ पे मैजिक की तरह काम करती है सर। वो तो करती और है। हमने ज़िंदगियाँ बचते हुए देखी हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कई जगह एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ किया जाता है, इतना ओवर यूज़ किया जाता है कि एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कि बहुत बार कई पेशेंट अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक दे देते हैं, और इतना दे देते हैं कि जब हमारे पास एक्चुअल बीमारी लेके आते हैं और मुझे वो एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती है। सेल्फ यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत स्ट्रांगली हम लोग मना करते हैं। खुद से ना लें, खुद से बिल्कुल ना लें, और जो over the मेडिकल counter शॉप से मिल जाती है वो भी बिल्कुल ना भी लें। नहीं लें सर, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक के लिए हम हमेशा कहते हैं पेरेंट्स को कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके ही एंटीबायोटिक देना चाहिए। एंटीबायोटिक का इम्यून से कोई कनेक्शन है? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सर। मैंने आपको रेजिस्टेंस जो बताया कि आपका एक बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक से ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। अगर आप उस बैक्टीरिया को बार बार उस एंटीबायोटिक को एक्सपोज करते रहोगे तो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, यानी कि उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पे असर आना बंद हो जाएगा। तो हमें एक स्टेप अप जाना पड़ता है, एक हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है सेम बैक्टीरिया को मारने के लिए, जिसके लिए हम एक कॉमन एंटीबायोटिक से मैनेज कर सकते थे। और ये इसका रीज़न यही होता है कि बहुत बार पेशेंट्स अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से डोसेज डिसाइड कर लेते हैं। बच्चों में एंटीबायोटिक का डोसेज इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। हमें उनका डोज उनके वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। वो तो बताते ही हैं। बिल्कुल। प्लस एक और प्रॉब्लम होती है कि हम एक एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं कि भाई आपका 5 दिन का, 7 दिन का, एक 10 दिन का कोर्स है। बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं यार 2 दिन हो गए हैं, एंटीबायोटिक अच्छी चीज़ नहीं है, हम 2 दिन में बच्चा ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं। अगेन इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको अगर कोई कोर्स बताया गया है एंटीबायोटिक का, तो आपको उस कोर्स को हमेशा पूरा करना चाहिए। इसलिए एंटीबायोटिक का टोटल यूसेज, डोज, ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब तुरंत ठीक हो जाए, या मेरे बारे में अच्छा कहें लोग, मैजिक हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, मैं या आपको मुझे यही कहना मैजिशियन चाह रहा हूँ। समझे इसलिए दवाइयाँ लिखते हैं। मैं उन डॉक्टर से भी कहना चाहूँगा ये चीज़ कि जिनको लगता है कि एंटीबायोटिक से कोई मैजिक हो जाएगा, जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा जहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत होता है एंटीबायोटिक वहीं काम करेगी। ज़्यादातर डिजीज़ वायरल होते हैं, वायरस एक अलग चीज़ है, बैक्टीरिया एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे एक्ट करती है, वायरस पे एक्ट नहीं करती है। वायरल फीवर पे एक्ट नहीं करती। वायरल फीवर अपने आप ठीक होता है। मतलब लोग अक्सर, आप धर्मेंद्र जी देखेंगे ना, डॉक्टर भी जो हैं, आप बच्चे को लेके जाइएगा तो
एक एंटीबायोटिक थमा देंगे और वो उनको लगता है कि हो गया मैजिक, ये ठीक हो जाएगा। अब इस पे मैं कुछ कहूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, टिप्पणी डॉक्टर्स को लेकर के बहुत सारे नहीं, डॉक्टर्स टिप्पणी हैं मतलब एक कॉमन, मैं बता रहा हूँ है, कॉमन हाँ। जो है, हाँ ठीक है लोग, अच्छा लोग भी, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी से आराम ठीक हो जाए। बच्चा तकलीफ में है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ सर। ये प्रॉब्लम दोनों तरफ दोनों से है। तरफ से है। ठीक है। हाँ। और आई थिंक इसलिए मैं दोनों तरफ ये चीज़ कहना चाहता हाँ। हूँ कि एज अ डॉक्टर्स हमको बड़ा रैशनल होके चलना पड़ता है। हम्म। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की जो गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो करना चाहिए हमें। पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हश हश रश के अंदर हाँ। बच्चे को ठीक करवाने के लिए वो ना करें। जैसा आपको डॉक्टर कहे उसकी एडवाइस फॉलो करें। ये जो ट्रस्ट होता है ये दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ से होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो बोथ द पेरेंट्स एंड द डॉक्टर्स हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। अब डॉक्टर साहब मेरा सवाल जो है वो है वैक्सीनेशन को लेकर के। आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया कि ये जर्मन में मेड वैक्सीन है, ये जापानीज मेड वैक्सीन है, ये इंडियन है, इसको लगाएंगे तो फीवर आएगा, इसको लगाएंगे तो फीवर नहीं आएगा, बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। आप मुझे बताइए कि कौन सा वैक्सीनेशन बच्चे के लिए अच्छा है, या सिर्फ पैसे का खेल है सिर्फ? ओके सर, ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सर, और ये हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाँ। तो मैं छोटी सी एग्जांपल से शुरू करूंगा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वैक्सीनेशन। तो प्राइमरी वैक्सीनेशन जैसे हम डीपीटी का टीका होता था जो पहले हॉस्पिटल में लगता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अभी भी लगता है, और उससे पेन और फीवर आता है। फिर काफ़ी कंपनीज में इसको पेनलेस वैक्सीन करके प्रमोट करना शुरू किया। पेनलेस का मतलब है कि जो डीपीटी में पी होता है उसमें एक ए सेलुलर कॉम्पोनेंट होता है। अच्छा। तो डीपीटी की जगह हम उसको DAPT लिखते हैं। अच्छा। इतना ही फ़र्क होता है। और दूसरे वाला जो रेगुलर है उसमें W लिखते हैं। अच्छा। तो ए वाले में पेन और फीवर के चांसेस कम होते हैं, और यूरोप और यूएस में काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पे नॉर्मली यही वैक्सीन लगाते हैं। इंडिया में कॉस्ट की वजह से हम लोग अवॉइड करते थे। सो काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं सर ये महंगा है, गवर्नमेंट में तो फ्री में मिल रहा है, क्या फ़र्क है? तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है एज फार एज द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन इज़ कंसर्न्ड। दोनों वैक्सीन आपके डिजीज़ को उतने ही अच्छे से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये 2 दिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि उस वैक्सीन से पेन और फीवर हो जाता है, कभी कभी पैर पे स्वेलिंग हो जाती है, छोटी सी गांठ बन जाती है, विच इज़ ईजिली मैनेजेबल। तो जहाँ आपको लगता है, कई पेरेंट्स कहते हैं सर हम तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि बच्चे को तकलीफ आप ना हो। पैसे की बात नहीं है, आप हमको बेस्ट चीज़ दो, हमारे को पैसे की दिक्कत नहीं है, हम उनको ए सेलुलर ऑफर करते हैं। लेकिन उनको भी हम ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये लगा रहा हूँ तो इसमें 100% पेन और फीवर नहीं होगा, इसमें भी 10% बच्चों में रहता है चांस, बट चांसेस कम होते हैं। तो हम पेरेंट्स को ऑप्शन दे देते हैं कि भाई जहाँ आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा वैक्सीनेशन ड्राइव निकाला हुआ है, इतना अच्छा वैक्सीनेशन ड्राइव है, इतना अच्छा गवर्नमेंट का वैक्सीन शेड्यूल है कि हम मैक्सिमम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेस को बचा सकते हैं। सेकंड, आपने पूछा कि किस कंपनी का मेक है, जर्मन मेक है, जापानीज मेक है, यूएस मेक है, किसका ज़्यादा अच्छा है। जब भी कोई वैक्सीन मार्केट में आती है, इनको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अपने सबमिट करने पड़ते हैं, इनको अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ती है, लॉन्ग ट्रायल्स होते हैं इनके, विच इज़ वेरी टफ, क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ फ्यू ट्रायल्स जो हम लोगों ने कंडक्ट किए थे। बहुत टफ गाइडलाइंस होती हैं बिफोर दे लॉन्च अ प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। तो कोई भी वैक्सीन जो मार्केट में आ रही है उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मुलेशन होता ही होता है। तो मैं कहूँ कि कोई वैक्सीन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है सेम चीज़ के लिए, एंड डिफरेंट ब्रांड जो थोड़ा सस्ता है वो बहुत इन्फीरियर है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी जेब देख लीजिए, अपनी जेब के मुताबिक जो आपको लगे वो दोनों में से कोई लगा सकते हैं। दोनों वैक्सीन अच्छे हैं, कई जगह थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, बट अगर मैं मोटी मोटी बात करूं ग्रॉसली तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सबकी एक गाइडलाइन है स्टैंडर्ड WHO की जिसकी वो करते हैं। क्या रीजन जो होता है, रीजन एशिया रीजन, साउथ एशिया, अफ्रीका, क्या इनके जो लोग होते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, रहन सहन, क्या उस पर वैक्सीन की एफिकेसी डिपेंड नहीं करती है? सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूँगा। जैसे इंडिया की बात ही करते हैं हम लोग, तो हम एक देखते हैं बिहार में और गोरखपुर साइड में एक डिजीज़ होता है जिसको जापानीज एनकेफेलाइटिस कहते हैं। हाँ, हाथी पैर वाला। हाथी पैर वाला। हाँ। तो जापानीज एनकेफेलाइटिस की एक वैक्सीन होती है जिसको हम JE वैक्सीन कहते हैं, जो उस एरिया में बहुत पॉपुलर है। अब अगर आप केरला में रह रहे हैं तो मैं आपको जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन रेकमेंड नहीं करूँगा।
लेकिन अगर आप नोएडा में रह रहे हैं और आप कहते हो मेरा होम टाउन गोरखपुर है, मुझे तो गोरखपुर जाना है, मुझे 2 महीना वहाँ रहना है मेरे बच्चे को, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा। ठीक है। तो देयर आर सम रीजनल वैक्सीन्स। ओके। जैसे जब आप अफ्रीका ट्रैवल करते हैं तो आपको येलो फीवर वैक्सीन का लेना होता है, तभी आपको वीज़ा मिलता है। एग्जैक्टली। ठीक है। ऐसे ही कई स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से यूएस के लिए पढ़ने जाते हैं, उनको एक मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगवाना ही पड़ता है, जो हम लोग भी यहाँ लगाते हैं, बट एक मैंडेटरी गाइडलाइन में नहीं आता मेनिंगोकोकल वैक्सीन। अच्छा। तो हर एरिया के कुछ कुछ डिफरेंट डिजीजेज होते हैं जिनके लिए वैक्सीन बनाई गई है। जैसे मलेरिया वैक्सीन और डेंगू वैक्सीन में भी काफ़ी काम चल रहा है। हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में हमको वैक्सीन यहाँ मिल जाएंगे। डेंगू की डेथ्स और मलेरिया की डेथ्स हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर कोई वैक्सीन अच्छी आती है और अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग के अर्ली फेज़ में जो बीमारियां मैं देखता था, तो कुछ वैक्सीन उस टाइम डेवलप हुई थी जिसको हम एक एच इन्फ्लुएंजा बी करके एक बैक्टीरिया होता है, तो उसके लिए हिब, इसको HIV कहते हैं, हिब वैक्सीन। तो आजकल DPT, हिब और IPV और हेपेटाइटिस बी का कॉम्बिनेशन आता है जो गवर्नमेंट में भी लगता है। इसके अंदर हम लोगों ने वो बीमारी से जूझते हुए बच्चे बहुत सारे देखे हैं अपने अर्ली ट्रेनिंग फेज़ के अंदर। बट जब से वो वैक्सीन आई है, अभी आप कहो कि लास्ट 15-1 साल के अंदर मैंने वो बच्चे बहुत कम देखे हैं, हार्डली कोई देखा है। सो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो जैसे जैसे डिजीज़ इवॉल्व होते रहते हैं, ऐसे आपकी वैक्सीन्स भी इवॉल्व होती रहती हैं। कोविड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हम सबके सामने, जो अचानक से आया था और जिसकी वैक्सीन हम सबको अचानक से बनानी पड़ी थी। नहीं, मतलब मेरा ये कहने का था कि जो टीका यूके में लगता है किसी को, DPT का, क्या वो इंडिया के इंसान पर भी, बच्चे पर भी उतना ही कारगर होगा? बिल्कुल सर, होगा, उतना ही कारगर होगा। अगर मैं यहाँ का टीका यूके वाले को लगाऊँ, यूके वाले का टीका मैं यहाँ पे लगाऊँ, दोनों को इक्वल एफिकेसी है। ठीक है। एफिकेसी मतलब कि ठीक है 2-4% ऊपर नीचे एक रेंज होती है, एफिकेसी रेंज होती है, तो उस रेंज में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट ओवरऑल देखा जाएगा तो उतना ही इफेक्टिव है। हम लोग यूके और US वाला टीका ही यहाँ लगा रहे हैं सर, जो मैंने आपको पेनलेस वाला टीका बताया है। मैंने इसीलिए, मेरा सवाल भी वहीं से ही ये जो मेरे दिमाग में आया वहीं से आया, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे जीन्स, हमारी रेस, नस्ल अलग है। नहीं सर, एक्चुअली काफ़ी वैक्सीन हमारी इंपोर्ट होती हैं बाहर की कंट्री से, जो हम यहाँ लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जीन्स और रेस से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर। बट अगेन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, शायद कुछ अंडरलाइंग रिसर्च चल रहा हो तो हमें आने वाले टाइम में पता चले। बट हाल फिलहाल ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आपकी जीन्स और रेस और वैक्सीन का कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के सामने सिगरेट पीना कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है सर। एडल्ट्स के सामने पीना बहुत खतरनाक है। बच्चे तो बच्चे हैं ना सर। बच्चों में हम लोग एक बड़े डिफरेंट प्रॉब्लम्स आजकल देखने लगे हैं। एडिक्शन का प्रॉब्लम। एडिक्शन, हाँ, एडिक्शन में मतलब जैसे आप, सिगरेट तो बहुत पुरानी चीज़ होगी मुझे लगता है, अभी जो नया जो आजकल टूल चल रहा है वो वेप चल रहा है सर। सो हम लोग देखते हैं काफ़ी पेरेंट्स या स्कूल से हम लोग जब जाते हैं तो हमें ये फीडबैक मिलता है कि बच्चों का वेप का यूसेज बहुत बढ़ गया है, कि वेप करने लगे हैं। तो वेप को एज अ स्टाइल स्टेटमेंट बनाने एग्जैक्टली, शायद एक हमारी एक दो जनरेशन पहले सिगरेट एक स्टाइल स्टेटमेंट होता था, अभी वेप को एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। तो वेप भी उतना ही, उनको लगता है शायद वेप पीने से कम नुकसान होता है सिगरेट के कंपैरिजन में, बट ये भी उतना ही ख़राब नुकसानदायक है जितना सिगरेट होता है। तो पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल सेट करना होता है अपने बच्चों के लिए। जैसे पहले भी कहा था कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं उनको वो नहीं फॉलो करेगा, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उनको देख के ही बच्चा वो चीज़ फॉलो करता है। मैं थोड़ा और पीछे आ रहा हूँ। जैसे बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का, वो बच्चा तो बोल ही नहीं पा रहा ना कुछ, उसके सामने सिगरेट पीना उस बच्चे के लिए कितना? स्मोक का एक्सपोजर उस बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है। क्या हो सकता है? जो पैसिव स्मोकिंग जिसको हम कहते हैं, कि आप सिगरेट पी रहे हैं और आपके आसपास के लोग पैसिवली उस धुएं को स्मोक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसका बहुत ख़राब असर पड़ता है सर। बच्चे के सब ऑर्गन्स डेवलपिंग स्टेज में हैं। अगर आप एक बीज की स्टेज पे कोई नुकसान करो किसी को, तो आप खुद सोचो आपका फसल कैसा पैदा होगा। तो अगर आप डेवलपिंग ऑर्गन्स को उस स्मोक को या ख़राब चीज़ को एक्सपोज करोगे तो बच्चा आगे जाके कैसे डेवलप करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं। इनफैक्ट स्मोक को लेकर तो हम आजकल इतने कॉन्शियस है कि आपने सिगरेट की बात करी है,
जो पोल्यूशन को लेके हम लोग इतना वो कहते हैं, हम लोग सबको कहते हैं भाई हो सके तो भाई आप अंदर बहुत धुएं के सोर्सेज कम रखो। अब सबके घर इंडोर्स हो गए हैं, फ्लैट्स हो गए हैं, हम किचन में सबको चिमनीज़ का बहुत एडवाइस करते हैं, एग्जॉस्ट के बहुत एडवाइस करते हैं कि घर में वो धुआं एक्यूमुलेट ना हो। कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रैक्टिसेस बड़ी मिक्सअप होने लगे हैं। कहते हैं चूल्हे की रोटी तो बड़ी अच्छी होती थी, चूल्हे पे ऐसे होता था, हम गांव में ऐसे खाते थे। यार आपका घर तो छोटा सा एक फ्लैट है, आपने यहाँ चूल्हा जलाया, पूरे आपके फ्लैट में धुआं हो जाएगा, कहाँ से निकलेगा धुआं? आपका गांव का घर, आपका गांव का घर बड़ा होता है, खुला होता था। तो आपको वो अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको चिमनी की जरूरत पड़ेगी, आपको एग्जॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। आप में उतनी पेशेंस भी नहीं है कि मैं आधा घंटा रोटी बनाता रहूँगा। सो आपको वो इवॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको घर में स्मोक, अगर आपको है स्मोक करना है तो आप घर के अंदर स्मोक नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक और जो एडिक्शन हो गया बच्चों को आजकल मैं देखता हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स का, वो कितनी डेंजरस है? सर बहुत डेंजरस है। हम लोग सब एनर्जी ड्रिंक्स, सब शुगर ड्रिंक्स का, जैसे हमने पहले आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई फर्स्ट ईयर ऑफ बच्चे को शुगर कैसे खिलाएं, शुगर हम खाते हैं, इनको खिला सकते हैं। मैक्सिमम एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर और कैफीन होता है सर, और दोनों ही बहुत स्ट्रांगली एडिक्टिंग है। और ये आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्पाइक्स, इंसुलिन स्पाइक्स को इतना ख़राब वे में डैमेज करते हैं कि आगे आने जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, जो आपने हार्ट अटैक का पूछा मुझसे, ये सब टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफ़ी स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबल हैं एनर्जी ड्रिंक्स। यस सर, बिल्कुल। आपकी एनर्जी ड्रिंक जो होती है उसमें आपको बहुत हाई डोज ऑफ कैफीन होता है। इतना स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ कैफीन होता है कि आपके बिल्कुल ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेट कर देगा, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत शूट अप करवा सकता है। जो लोग वल्नरेबल हैं उस एज ग्रुप के अंदर लोग, वो ये डिजीज़ डेवलप कर सकते हैं। जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो एक हार्ट अटैक भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। सो ये चीज़ तो हम लोग बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं कि बच्चों में, क्या एडल्ट्स में भी हम लोग कहते हैं कि ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स को इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए। हेल्दी होम बेस्ड ट्रेडिशनल फूड, अगेन फिर से मैं इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। किस एज के बच्चे को नहीं लेना चाहिए जो बच्चे पी रहे हैं? सर मैं सभी एज के बच्चों को मना करता हूँ। अच्छा। इसमें एज ग्रुप में जितना लोअर एज ग्रुप है उतने ज़्यादा इस चीज़ के नुकसान है। अच्छा। मैं आपको ये कहूँगा। मतलब एनर्जी ड्रिंक पीना ही नहीं पीना चाहिए, जरूरत ही नहीं है एनर्जी ड्रिंक। और कितने महंगे आते हैं? महंगे आते हैं, ऑब्वियसली महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। उससे अच्छा आप शिकंजी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, बिल्कुल ज़्यादा बेटर है। बच्चे को डॉक्टर साहब नॉनवेज कब से खिलाएं, किस उम्र से? सर अगेन मैंने आपको कहा था होम बेस्ड ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस। अगर आपके घर के अंदर जो ट्रेडिशन है नॉन वेजिटेरियन फूड का है, आप 6 महीने के बाद चिकन सूप से या जो भी आपके सूप्स नॉन वेज सूप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो अर्ली मैश्ड खाना है, जैसे आपने कहा था भी रोटी सब्जी दाल चावल हम पीस के खिला सकते हैं, सिमिलरली आप नॉनवेज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, 6 महीने के बाद हम खिला सकते बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि जहाँ नॉनवेज बेस्ड फूड है फैमिली के अंदर, हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप खिलाओ, कोई ऐसा मना नहीं है हमारी तरफ से। एक दादी नानी के नुस्खे हैं कि पेट दर्द हो रहा है बच्चे को, तो हींग जो है किसी तरीके से पेट में चला जाए, या पिला के या चटा के। सर हम लोग अगेन मैं इस पे कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं एडवाइस करता हूँ अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनके पेरेंट्स को, कि प्रेफरेबली कुछ चीज़ खिलाना पेट के अंदर डालना अवॉइड कर लो। तो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि हम हींग पेट पे रख देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। हम बेली बटन पर आप रख दो। अच्छा, देखो ज़्यादातर चीज़ें बच्चों में अपने आप ठीक होने वाली होती है। अच्छा, कौन क्रेडिट ले जाए उसका, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो अगर हींग रखने से इफ द पेरेंट्स आर हैप्पी, तो हम कहते हैं ठीक है आप रख लो। एक तसल्ली के लिए हम उनको बता देते हैं, सो दे फील हैप्पी कि नहीं यार ठीक है हमने रखा एंड ही वाज ओके। वो कोई नुकसान नहीं करेगी आपको, लेकिन आपने हींग खिला दिया या कुछ और दे दिया, एक ट्रेडिशन से दूसरा ट्रेडिशन आपने सेट इन कर दिया कि नहीं मैंने तो ये किया था ठीक हो गया, अभी मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, ये रिस्की प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए हम एक नॉर्म्स और गाइडलाइंस बनाते हैं कि नहीं, आपको जब तक कि डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा आप मत दो। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रखना है, कुछ लगाना है, हम लोग मना नहीं करते हैं कि ठीक है बच्चे के साथ R&D ना करें। R&D ना करें, एग्जैक्टली, है ना। दूसरा, मैं एक डॉक्टर साहब क्या है कि आजकल एक और ट्रेंड हो गया है बच्चे को 24 आवर डायपर्स पहना के रखने का। ओके, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, तो ये कितना नुकसानदायक है बच्चे? सर अगेन ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा प्रो डायपर हूँ इसके अंदर। अच्छा। हाँ,
तो जहाँ पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं मैं उनसे कहता हूँ आप डायपर का अच्छे से यूज़ करो। 24 आवर डायपर्स हम कभी रेकमेंड नहीं करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को कुछ टाइम आप डायपर फ्री ज़रूर रखिए। लेकिन अब मैं डायपर वर्सेस नैपी पे जाता हूँ कि अगर एक बच्चा नैपी पहन के बैठा है, जिस तरह का करंट लाइफस्टाइल चल रहा है, आपने 5-7 मिनट भी उसको डिले किया नैपी चेंज करने में और बच्चा गीली नैपी में रह गया, उसके नैपी रैशेस इतने ख़राब होते हैं, बच्चा ठंडे में पड़ा रहेगा, उसको निमोनिया, ज़ुकाम, खांसी, फीवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वर्सेस अगर एक बच्चे ने डायपर पहना हुआ है, वो फ्लूइड उसका पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, बच्चा सूखे में रहता है, तो डेफिनेटली डायपर्स के बेनिफिट नैपी से ज़्यादा है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के जो पहले होता था, पहले नानी दादी मम्मी फ्री होते थे, ठीक है, उनके पास टाइम, जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे के केयर करने के लिए बहुत सारे लोग होते थे, और उस टाइम मुझे लगता है कि अर्निंग्स भी उतनी नहीं होती थी, डायपर्स भी इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। हाँ, अब जो लग्जरी थी वो एक नेसेसिटी बन गई है, आप ये मान लीजिए। तो मैं थोड़ा प्रो डायपर हूँ कि डायपर यूज़ करने से हम काफ़ी चीज़ें बेटर कर सकते हैं। तो डायपर का जो मिथ है कि डायपर गलत है, डायपर को कम पहनाना चाहिए, डायपर से ही ऐसा प्रॉब्लम होगा, मैं थोड़ा उसको डिनाई करूँगा उस चीज़ को। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर बच्चा 7 to 8 ईयर्स में आ गया, इवन 5 ईयर्स प्लस, और फिर भी वो रात में बेड पे सुसु करता है, ये कैसे ठीक करें? और ये बहुत धीरे धीरे कॉमन है, आप भी जानते। तो क्या बीमारी है, क्या ये कोई बीमारी है या इसे कैसे ठीक किया जाए? तो इसमें 2 चीज़ें होती है सर। एक बच्चा जो टॉयलेट ट्रेन हो चुका है, कुछ साल टॉयलेट ट्रेन रहा है, एंड सडनली फिर से वो बेड गीला करने लगा। एक बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो ही नहीं रहा है, वो बेड गीला शुरू से ही कर रहा है, तो इसको एक प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस और एक सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं। नॉक्टर्नल मतलब कि रात को बच्चा बेड पे सुसु कर देता है। तो सेकेंडरी वाला जो होता है, उसमें हम लोग सिर्फ पेरेंट्स को कुछ चीज़ें समझाते हैं, और उस समझाने से 99% बच्चे ठीक हो जाते हैं। आप हमें भी समझा दीजिए। सर मैं आपको बताता हूँ। तो कॉमन चीज़ जो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई बच्चा जो बेड में सुसु कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, उसको डांटना नहीं है इस चीज़ के लिए। जैसे बच्चे को अगर बुखार खांसी होता है तो आप डांटना थोड़ी शुरू कर दोगे बच्चे को, आप कहोगे नहीं यार मैं तो ये डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, मैं दवाई खिलाऊंगा। तो कुछ 4-5 चीज़ें जो हम पेरेंट्स को बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रात को सोने से 1 घंटा पहले आप अपने बच्चे को सुसु करवा के सुलवाओ। ठीक है। सोने से 1 घंटा पहले तक फ्लूइड्स अवॉइड करवाओ, लिक्विड्स। ठीक है। जैसे ही बच्चा सो जाए, आपको लगता है भी मेरा बच्चा रात को 2 बजे सुसु करता है या बेड गीला करता है, आपने अपने लिए अलार्म लगाना है 1:30 बजे का, उठना है, बच्चे को उठाना है, उसको यूरिन करवाना है और बेड पे सुलवाना है। आपको लगता है नहीं यार फिर भी बच्चे ने बेड गीला कर दिया है, तो आपको उससे बिल्कुल नहीं डांटना है, आपको उसको बोलना है कि नहीं यार आपने बेड पे सुसु किया था, जस्ट ये बेडशीट धोने डाल दो। बच्चे को रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने सुसु किया, लेकिन उसको डांट नहीं पड़नी चाहिए। इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है घर में। डांटना तो दूर की बात है, बच्चे को बिल्कुल नहीं टोकना है आपने इस चीज़ के लिए। जिस दिन बच्चा रात को बेड गीला नहीं करता है, आपने सुबह उठ के एक बच्चे को इनाम देना है, रिवॉर्ड देना है कि यार आज तूने सुसु नहीं किया, ये ले तेरा आज इनाम। तो बच्चे को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एनकरेजमेंट मिलता है इस चीज़ से। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये थोड़ी फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें कोई डिजीज़ नहीं होता है। अगर हम उस फंक्शनल प्रॉब्लम को बड़ा पेशेंटली हैंडल कर लेते हैं, हम 99% बच्चों को ठीक होता हुआ देखते हैं। 1% बच्चों में हमको इंटरवेंशन करनी पड़ती है, कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती है, या हमें डायग्नोज करना पड़ता है भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें कॉमन चीज़ भाई यूरिन का इन्फेक्शन कभी कभी बच्चों को हो जाता है, हम एक यूरिन का सिंपल टेस्ट कराते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट कर देते हैं। बट पेरेंट्स की पेशेंस लेवल कभी कभी हमको हैंडल करना टफ रहता है। मतलब पेरेंट्स के लिए बड़ा डिस्ट्रेसिंग होता है कि इतना बड़ा हो गया और ये पूरा बेड गीला कर रहा है, इट्स मतलब ऐसे कैसे कर सकता है, हमने तो नहीं किया था, कोई और बच्चा नहीं करता, ये क्यों कर रहा है। इसी चीज़ के लिए हम पेरेंट्स को कहते हैं भी आपको यहाँ सपोर्टिव होना है, आपको यहाँ एग्रेसिव नहीं होना है। तो आपको बच्चे को सपोर्ट करना है। बीमारी कब माने? अगर मान लीजिए कि सर ये बीमारी है कि अगर हमने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं,
ये आपने महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई किया, बट बच्चे में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट बच्चे में और डिट्यूरेशन हो रहा है, तब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ओके, अगेन इट्स अ क्लिनिकल पिक्चर। हमें जहाँ डाउट लगता है कि नहीं बच्चे को और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको अर्ली इन्वेस्टिगेशंस या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। बट जो कॉमन चीज़ आपने पूछा है, जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, अगर हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें ठीक होते हैं सर। तो क्या हम 10 ईयर्स तक लेके चल सर सकते हैं? 10 क्या 12-15 ईयर्स तक हम लोग बच्चे देखते हैं जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, और वो इस चीज़ को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, एक कॉमन प्रॉब्लम आती है बच्चों में जब दांत निकलते हैं, टीथिंग होती है, तब तो बहुत मोशंस होते हैं बच्चों को, पेन भी होता है, तो उसमें एक दवा का नाम आता है कैलकेरिया फॉस्फेट, लोग दे देते हैं। क्या वो देना सही होता है या नहीं देना? टीदिंग एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। इतना बड़ा मिथ है कि हमें कभी कभी पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टीदिंग एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपका नाक, कान, आँख, हाथ पैर से बड़े हो रहे हैं, ऐसे आपके टीथ इरप्ट करते हैं, और जब टीथ इरप्ट करता है थोड़ा बहुत पेन होना इज़ वेरी नेचुरल। टीदिंग जब होती है तो बच्चे को बड़ी इचिंग होती है अपने गम्स के अंदर। कुछ उस टाइम बच्चे की हैबिट्स भी ऐसी होती हैं कि हर चीज़ उठा के वो मुंह में डालता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंडाइजेशंस या इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स बढ़ जाते हैं हमारे, और ब्लेम पूरा चला जाता है टीदिंग के ऊपर। अच्छा, ऐसा होता है? यस सर। ये तो बड़ा कॉमन बन गया मिथ कि दांत निकल रहे हैं इसलिए लूज मोशन हो रहा है। अब मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग इस मिथ से इतना ज़्यादा जूझते हैं कि हमको पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत टफ होता है। कैलकेरिया फॉस जो आपने मुझे बताया, हम उसको बिल्कुल नहीं एडवाइस करते हैं। अच्छा। हमारी हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को जितना नेचुरल वे में कम मेडिसिन के साथ ठीक किया जाए, उतना बच्चा अच्छा रहेगा। तो कैलकेरिया फॉस तो मतलब मैं तो सबको मना करता हूँ पेरेंट्स को कि भाई इसका कोई यूज़ नहीं करना चाहिए। टीदिंग एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है इसका, उसको नेचुरल वे में ही डील करना चाहिए। कई जगह जहाँ हमको लगता है टीदिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम बच्चों के डेंटिस्ट के पास उनको रेफ़र करते हैं। बट इन जनरल टीदिंग का और लूज मोशन का कोई रिलेशन नहीं होता है सर। अच्छा। एक कैल्शियम का बड़ा ट्रेंड है बच्चों को कैल्शियम खिलाने का। सर कैल्शियम की जगह हम लोग विटामिन डी देते हैं। हमारा कैल्शियम का सारा एब्जॉर्प्शन विटामिन डी पे डिपेंडेंट होता है। अच्छा। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम रहेगा। अगर हम विटामिन डी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहेगा। कैल्शियम आपको खाने में अच्छा खासा मिल सकता है, दूध में, सब्जियों में, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमको कैल्शियम मिल जाता है। तो अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, होम बेस्ड ट्रेडिशनल फूड्स खा रहे हैं, आपको कैल्शियम की कमी होने की संभावना कम है, बशर्ते आप अपना विटामिन डी का सप्लीमेंट ठीक ले रहे हैं। जहाँ पे हमको लगता है कुछ बच्चों में कमी होती है, वहाँ पे कैल्शियम एडवाइस करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, क्योंकि कैल्शियम आपकी बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट इन जनरल एक जैसे विटामिन डी को हम लोग सबको एडवाइस करते हैं कि लेना ही लेना है, कैल्शियम को हम वैसे एडवाइस नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा पेरेंट्स ओवर द काउंटर ही अवेलेबल है, कैल्शियम की गोलियां आती हैं बड़ी फैंसी डिज़ाइन। सर मैं वही कह रहा हूँ कि वो मतलब मुझे लगता है अगेन इट्स अ मिथ। मुझे लगता है कि वो विटामिन डी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे पास ज़्यादा रैम्पेंट है, हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर विटामिन डी का लेवल ठीक है, हम कैल्शियम के लेवल्स ब्लड में काफ़ी ठीक मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेजिटेरियन बच्चा जो होता है उसमें प्रोटीन की कमी होती है, ऐसा माना जाता है, तो उसके लिए बच्चे में प्रोटीन को कैसे पूरा करें, जो टीनेज में बच्चा है या उससे छोटा जो बच्चा है? सर बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से हमको उतना ही अच्छा प्रोटीन मिलता है जितना नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है। अच्छा। तो एक इसको हम कहते हैं, ऐसे नहीं कि आप, मैं प्रोटीन पे थोड़ा सा जाऊंगा कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, कि आप प्रोटीन खा रहे हो, ये भी प्रोटीन खा रहे हैं, मैं भी प्रोटीन खा रहा हूँ, बट मेरे में ज़्यादा अच्छा असर आ रहा है प्रोटीन का एज़ कम्पेयर टू यू, क्योंकि मेरे प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। अच्छा। वो प्रोटीन बॉडी में जाके अच्छा असर कर रहा है, उसके लेवल्स अच्छे बन रहे हैं। तो बहुत सारे फूड्स होते हैं जिनका जो प्रोटीन होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है।
तो जैसे नॉनवेज का जो एक एडवांटेज है कि फ़िश का जो प्रोटीन होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए उसके प्रोटीन को बड़ा हाई क्लास प्रोटीन माना जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि वेजिटेरियंस में वो प्रोटीन नहीं होते हैं। बहुत सारे वेजिटेरियंस में जैसे कुछ दालों का और चावल का अनाज के कॉम्बिनेशन से हमको उतने ही अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं। बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इतने अच्छे होते हैं कि हमको उसी लेवल का वो प्रोटीन का लेवल देते हैं। अच्छा, तो ये मिथ इसलिए डेवलप हो रहा है कि लोगों को फिज़िकल हेल्थ का, फिटनेस का एक ओवर अवेयरनेस आने लगी है। तो प्रोटीन का यूसेज कई जगह सप्लीमेंट से या कुछ और चीज़ों से बहुत ज़्यादा होने लगा है। बट एक एवरेज आपको काम करने के लिए, एक एवरेज ग्रोथ करने के लिए, एक एवरेज हेल्दी बॉडी के लिए आपको वेजिटेरियन खाने से उतना ही अच्छा प्रोटीन मिल सकता है जितना कि आपको नॉन वेजिटेरियन खाने से मिलता है। तो क्या बच्चे को प्रोटीन सप्लीमेंट देना चाहिए, छोटे बच्चे जो भी हैं? नहीं सर, मैं बहुत मना करता हूँ कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट एक्स्ट्रा होते हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं, हम उनके लिए मना करते हैं। उन प्रोटीन्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, जैसे कि एडिटिव्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के शुगर्स होते हैं जिनके अपने नुकसान होते हैं। वो प्रोटीन किस डोज में देना है, कितना चाहिए। अगर कोई बच्चा एथलीट है जो पूरा ट्रेन कर रहा है नेशनल गेम्स के लिए, इंटरनेशनल गेम्स के लिए, उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट पूरी रिसर्च करके पूरा लेवल्स ब्लड टेस्ट करवा के फिर इनको रेकमेंड करते हैं। तो अपने आप रैंडमली सप्लीमेंट्स इन अर्ली चाइल्डहुड, टीनेजर्स मैं रेकमेंड नहीं करूँगा सर। एक और डॉक्टर साहब, मैंने देखा है जो नए पेरेंट्स बनते हैं आजकल, बच्चे हुए उनके, जो बच्चा 1-1.5 साल का है तो उसको बड़े खुशी खुशी लोग बड़ा कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मैं तो बैठा, देखा एक बच्चा था, पेरेंट्स थे, माँ बाप, अभिषेक, वो बच्चा खुश था और 1.5 साल का बच्चा था। मैंने सुना उनके कन्वर्सेशन में, उसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला के दे दी, पिला दी, बच्चा पी रहा है। मैगी पास्ता सब, मैगी पास्ता तो फिर भी ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं बच्चों को। तो ये कितना डेंजरस है डॉक्टर साहब, एक बच्चे को 1.5 साल के कोल्ड ड्रिंक पिलाना? और डेंजरस है सर। कोल्ड ड्रिंक में अगर आप कंटेंट देखोगे उसके अंदर से शुगर्स, एडिटिव्स और कैफीन है, और शायद कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स आ गए सर, हाई शुगर्स है सर। सॉरी, ये कार्बन जो बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है वो भी खराब वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाँ, इट इज़ नॉट हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। आप और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है शायद उसमें। हाँ सर, वो गैसेस भी बहुत होती है, बिल्कुल, वो उसका फिज बनाने के लिए बहुत गैसेस भी होती है। तो हर तरह से नुकसान है सर, किसी तरह से फायदा नहीं है। एक टेस्ट कहा जाता है कि बड़ों को भी नहीं पीना चाहिए। मैं कहीं कोई रील देख रहा था कि 35 दिन लगते हैं उसको। तो 1.5 साल के बच्चे को क्या क्या हार्म कर सकता है इंटरनली वो? सर कोई भी रॉ प्रोसेस्ड फूड विद एडिटिव्स, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आपने कहा कि नूडल्स हो गए, पास्ता हो गए, जो बिल्कुल जिसको हम जंक फूड की कैटेगरी में डालते हैं। हम तो बच्चों में तो बहुत स्ट्रांगली मना करते हैं, एडल्ट्स में भी बहुत मना करते हैं। चिप्स हो गए पैकेट के, जो बच्चे बहुत पॉपुलरली खाते हैं, चॉकलेट्स हो गई, बिस्किट्स हो गए। बिस्किट्स को हम बहुत ज़्यादा मना करते हैं। मुझे एक जो बहुत वो रहता है कि बिस्किट से एक बड़ी ख़राब चीज़ आती है सर, जिसमें आपका सिर्फ मैदा और चीनी होता है और कोई चीज़ नहीं होती है। और जो कहते हैं कि भाई हमारा वीट वाला बिस्किट है, हमारा ज़ीरो मैदा है, हमारा ऐसा है, अगर आप उसका भी डिटेल अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि वो जो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान, बच्चों में और बड़ों में सब में नुकसानदायक है सर। बेसिकली सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं ये सब की, ये ओट कुकीज, 5 मील्स और ये दुनिया भर की चीज़ें हैं। एक और ट्रेंड है पेरेंट्स के अंदर, जो जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोग कहीं भी खेलते थे जाके, कोई दिक्कत नहीं थी, मिट्टी में लेटते भी थे, घूमते थे, माँ बाप ने नहलाया माने फिर जाओ। आजकल जो नए नए पेरेंट्स में जो बहुत हाइजीन हो जाते हैं, मतलब हाईली हाइजीन ध्यान रखते हैं। अरे बच्चा मिट्टी, नो 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 नो, ये नहीं करना, बच्चे मिट्टी नहीं टच करनी है आपको। मुझे लगता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा कि ऐसे बच्चे जो मिट्टी टच नहीं करते या उसके कांटेक्ट में नहीं आते, उनको एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लाइफ में। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप कभी उस चीज़ को एक्सपोज नहीं रहे। हाँ, जैसे हम अपने इंटेस्टाइन की बात करते हैं, अगर हमें थोड़े जैसे फर्स्ट 5 ईयर्स में इन्फेक्शन होते हैं, आप ट्रैवल करते हो, कुछ हम बैक्टीरिया को एक्सपोज होते हैं, तो हमारा गट रेजिस्टेंट रहता है कि हाँ यार हम ये वाला पानी पी लेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। कई बच्चे जो बिल्कुल एक्सपोज नहीं होते हैं इन चीज़ों को, और देन सडनली वो उस चीज़ को एक्सपोज होते हैं, तो उनमें बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही सोच के जो प्रोबायोटिक्स आप देखते हो मार्केट में बड़े पॉपुलर हो गए कि द गुड बैक्टीरिया, ठीक है, कि आपके गट फ्लोरा को रिस्टोर करें, ठीक है। तो इस तरह को लेके काफ़ी चीज़ें पॉपुलर भी होने लगी, कंसिडरिंग जो आपने पॉइंट बताया है। तो मुझे लगता है कि आपके जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, अगर आप वो खाते हो
दही एक बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। हाँ। अब दही को इतना स्ट्रांगली मार्केट नहीं किया जाता है, लेकिन आप देखोगे प्रोबायोटिक्स ड्रिंक को बड़ा अच्छे से मार्केट किया जाता है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि मोर ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रादर देन एनीथिंग एल्स। जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो मतलब मेरा कहना है कि बच्चे को अगर बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए सर, उसको खेलने देना चाहिए सर अच्छे से। पहले तो मिट्टी खाते भी थे। खाते हुए थे बच्चे। हाँ, तो मिट्टी खाने पे मैं एक बार छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। तो मिट्टी खाना इज़ नॉट हेल्दी। मिट्टी खाना को हम एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं पाइका। अच्छा। पाइका मतलब आपका पवर्ड एपेटाइट है। अच्छा। पर ये बच्चों में होता है मैं मतलब। उसी पे आ रहा हूँ सर, क्यों होता है ये? तो मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ पाइका इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा। यस सर। तो जो लोग पहले कहते हैं भी कैल्शियम की कमी हो गई, ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा नहीं होता सर। मोस्ट कॉमन कॉज इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसे आप प्रेगनेंसी में देखोगे कि खट्टा खाने को मन करता है, मिट्टी चाटने को मन करता है, सुनते हैं ना सर? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है सर। ऐसे ही बच्चों में बड़ा कॉमन होता है। अच्छा। ज़्यादातर पेरेंट्स से आप पूछोगे तो कहते हैं भी बच्चा हमारा तो दूध पीता है, 1 लीटर दूध पी जाता है, 2 लीटर दूध पी जाता है। दूध में सब कुछ होता है, एक आयरन नहीं होता सर। तो प्राइमरी माँ के दूध में भी, माँ के दूध में भी सर। दूध की एक गाइडलाइंस है कि बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है, आप हिसाब से दूध पिलाइए। आपको एक कंप्लीट मील देना है बच्चे को। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी हम दूध की मात्रा कम करते रहते हैं, खाने की मात्रा बढ़ाते रहते हैं। मेरा सवाल यही था। आजकल एक और नया ट्रेंड चल गया है डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में हटाने का। बिल्कुल सर। सर डेयरी प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स पहले होती थी और जब प्रोसेस्ड होके जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक तो एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड की मिल्क को इतना ज़्यादा एक टाइम में प्रमोट किया गया था कि जो मैंने आपको बताया कि एक आयरन डेफिशिएंसी एक तो कॉमन एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको मिल्क एक पर्टिकुलर अमाउंट में देना चाहिए। जैसे हम लोग जो कहते हैं भी 1 साल के बाद आपको जो मैक्सिमम मिल्क इंटेक देना चाहिए बच्चे को वो 400 ml देना चाहिए 24 घंटे में। 400 ml में मैं कहूँगा कि दूध दही पनीर सब मिला के, सब मिला के, ऐसा नहीं है कि अकेला दूध आपको पिलाना है। सो हम लोग एक जैसे बॉटल फीडिंग के काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं कि आपको बच्चे को बॉटल से दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक एडिक्शन हो जाता है। उसको एक शॉर्टकट मिल जाता है कि मैंने बॉटल से दूध पिया, अब मैं खाने पे क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँगा, तकलीफ क्यों करनी। पेरेंट्स को भी लगता है चलो बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, एटलीस्ट दूध तो पी रहा है। तो वहीं पे हमारा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो यही हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। आयरन सप्लीमेंट हमको काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। तो आयरन डेफिशिएंसी जो आपने में से हार्ट का क्वेश्चन पूछा था, हार्ट फेलियर का, अगर आयरन डेफिशिएंसी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो आपके हार्ट पे बहुत लोड पड़ता है। अब वो बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, लेकिन उसका प्राइमरी कॉज इज एनीमिया। ओके। तो जो आपने मुझसे पूछा कि हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, तो क्यों पे हम कम ध्यान दे रहे हैं बट हार्ट अटैक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। रीज़न के पे, रीज़न क्या है वो अटैक है। यस। सो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आयरन डेफिशिएंसी तो एक एग्जांपल है। तो आपका जो प्राइमरी क्वेश्चन था डेयरी का, डेयरी प्रोडक्ट, तो हम डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं रखते हैं आजकल। अच्छा। भाई आपके फूड में डेयरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी अ हेल्दी मील जिसमें आपके सब तरह का पोषण होना चाहिए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, जो आपके घर में चीज़ें बनती हैं, वो सब होना चाहिए। आपको दूध पे या डेयरी पे पूरा फोकस करके आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा भी एक आखिरी सवाल है। अब सब एक ओमेगा 6 होता है, बड़ा हेल्दी बताया जाता है, एंजाइम जो भी होता हो, ये बच्चे को कितना ज़रूरी है और कहाँ से मिलना चाहिए? सर अगेन ओमेगा 6 को भी हम बहुत ऐसा प्रमोट नहीं बहुत करते मार्केटिंग है इसकी। मार्केटिंग है सर, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है जिन बच्चों में ज़रूरत है हम वहीं प्रमोट करते हैं। तो ओमेगा 6 को एज अ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया जाता है कि भाई इससे आपका ब्रेन बड़ा डेवलप करेगा, आपको हार्ट अच्छा रहेगा। ओमेगा 6 के बड़े अच्छे रूल्स हैं सर। बट अगर आप जो नेचुरल खाना खा रहे हो, होममेड ट्रेडिशनल फूड खा रहे हो, माँ का दूध पी रहे हो अच्छे से, तो आपको ओमेगा 6 या इससे मिलते जुलते हुए पोषण की कोई कमी नहीं होगी। ये चीज़ें कुछ बच्चों में बड़ी स्पेसिफिक, बहुत कम बच्चों में हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें लगता है भी हाँ इनको इस तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ प्रमोट करते हैं। बट मार्केट में इसको एक डिफरेंट तरह से प्रमोट करना शुरू कर दिया। एक प्रोडक्ट बना के बेच फिर वही स्ट्रेटजी। हाँ, स्ट्रेटजी है। तो
कुल मिला के डॉक्टर साहब से जो हमारे सवाल थे, हमारे क्या जो एक पेरेंट्स के सवाल होते हैं जनरली, हम भी पेरेंट्स हैं, मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ, आप अभी थोड़ा उस फेज में हैं अभी, तो जो जनरल सवाल हो सकते हैं हमने सब पूछने की कोशिश की। आगे निकल गए मतलब समझा नहीं। मतलब आगे मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए। अच्छा अच्छा। अभी आपकी बेटी, एक बच्चा छोटा है। हाँ एक छोटा है थोड़ा। तो हमने हर वो सवाल पूछने की कोशिश की जो एक किसी भी पेरेंट्स के हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको जानना चाहिए डॉक्टर अंकुर सेठी से कि हमारे बच्चे को क्या अच्छा है उसके लिए क्या बुरा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल लिख सकते हैं। हम जब भी दोबारा बात करेंगे तो उस पर ज़रूर बात करेंगे। और इस बीच हमारा आप चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें और सजेशन ज़रूर दें और साथ में सवाल भी भेजिए ताकि हम आगे फिर बात करेंगे। तो बहुत थैंक यू सर, आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करके। मच। थैंक यू।